हे गाइस, हाउ आर यू ऑल। मेरा नाम है रमनदीप सिंह। स्वागत है आपका मेरे चैनल एफएलएम के अंदर। एंड गाइस, आज हम अपना एक नया चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं जिसका नाम है ओवरव्यू ऑफ इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटी, सिक्योरिटी एंड रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस। अब मैं अगर आपको बताऊं ना तो ये चैप्टर कोई अलग से चैप्टर नहीं है। इस चैप्टर को देखने से पहले आपको एक चैप्टर देखना पड़ेगा। मैंने वैसे बुक में सीक्वेंस वही रखा है। एक चैप्टर है हमारी बुक के अंदर, मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स। तो जो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाला चैप्टर है हमारी बुक के अंदर, ये इसमें जो मैं सेक्शंस कवर करूंगा ना, इस चैप्टर के अंदर मैं मेनली दो सेक्शंस कवर करूंगा। एक करूंगा सेक्शन 186 प्लस एक करूंगा मैं सेक्शन 188। और ये इंडस्ट्री के बहुत खतरनाक सेक्शन है। 186 डील करता है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स के अंदर और 188 डील करता है रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस के अंदर। इस चैप्टर में एक दो छोटे मोटे सेक्शंस और भी कवर होंगे, लेकिन मेनली जो इस चैप्टर का फोकस रहेगा वो इन दो सेक्शंस पर रहेगा, 186 और 188। तो ये आपकी बुक में मैंने अलग से एक चैप्टर क्रिएट करा। अदरवाइज ये जो मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड इट्स पावर्स वाला चैप्टर था, ये उसी का पार्ट है। ये उसी का पार्ट है जो इससे पहले वाला चैप्टर आप लोगों ने हमारे से पढ़ा है अपनी बुक के अंदर। ये उसी का पार्ट था, लेकिन इन दो सेक्शनों को मैंने वहां से हटाकर इनके ऊपर एक सेपरेट चैप्टर बना दिया था, क्योंकि ये लोग स्पेशल इंपॉर्टेंस डिजर्व करते हैं दोनों सेक्शंस। और इन दो सेक्शनों पे बहुत ज्यादा टाइम लगेगा हमारा, मतलब इन दो सेक्शनों के ऊपर ही हमारी 5-6 क्लासेस लग जाएगी, 4-5 क्लासेस लग जाएगी सिर्फ दो सेक्शन समझाने में। तो इसलिए मैंने क्या करा है कि इसके ऊपर क्या करा, सेपरेट चैप्टर बना दिया ताकि इनको ज्यादा फोकस की जाए। ये एग्जाम के हिसाब से तो रेलेवेंट है, ये इंडस्ट्री के हिसाब से और ज्यादा रेलेवेंट है। कभी किसी सीए सीएस से पूछोगे तो सबसे ज्यादा वो इन्हीं सेक्शनों से डरते हैं, लेकिन तुम्हारा सारा डर खत्म कर देंगे आज, तुम टेंशन मत लो। अब शुरुआत कर रहे हैं सेक्शन 186 की, और आज 186 ही खत्म होगा। और वो भी इसके ऊपर 186 का मैं पूरा एक लेक्चर अलग से बनाऊंगा 186 का। फिर 188 के ऊपर अलग से 3-4 लेक्चर लगेंगे। 186 को मैं एक ही लेक्चर में खत्म करूंगा। भले इसका वो 3 घंटे का लेक्चर बने, वो 4 घंटे का बने, 2.5 घंटे का बने, जितना भी बने, मगर उस अकेले सेक्शन को 2.5, 3, 4 घंटा जितना भी लगेगा मैं खत्म करूंगा एक ही लेक्चर में इसको। तो आज हम करेंगे 186। अब ये जो हमने आज सबने सेक्शन करना है 186, जरा मैं इसके बारे में बात करता हूं। आज इसमें हम पढ़ने के वाले हैं, बहुत एनालिसिस है इसके अंदर समझने को। सुनना बात ध्यान से, मैं बोलने के वाला हूं। जो अभी फिर पहले हम सेक्शन की जो वर्डिंग है ना उसको समझेंगे, हेडिंग को समझेंगे, फिर हम बात करेंगे। सेक्शन 186 जो डील करता है वो डील करता है सेक्शन, अगर मैं 186 का नाम बताऊं, रुको, ये नीचे की तरफ, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज। और हम इसको एक और नाम देते हैं, इस सेक्शन 186 को हम एक और नाम भी देते हैं। अब वो क्या नाम देते हैं मैं जरा बात करता हूं उसके ऊपर। सेक्शन 186 का नाम जो है वो है ना लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज। इसके अंदर बहुत सारे फ्लो चार्ट्स भी बनवाए हैं, अभी दिखाऊंगा और समझाऊंगा। लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज, सेक्शन 186। इसको ना हम एक और नाम देते हैं सेक्शन को, वो नाम देते हैं हम इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। इंटर कॉर्पोरेट लोन, पहले सिर्फ सेक्शन की हेडिंग को समझेंगे, फिर सेक्शन क्या बोलता है वो आगे की बातें हैं। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज। इस सेक्शन की हेडिंग है इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज। तो पहले शुरुआत करते हैं इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। इंटर कॉर्पोरेट लोन्स का मतलब, अगर मैं सिंपल सी भाषा में समझाऊं, कि अगर एक कंपनी किसी दूसरी कंपनी को लोन देती है तो सेक्शन 186 लगता है। तो कौन सा सेक्शन लगता है? 186। इंटर कॉर्पोरेट नाम से क्लियर है, एक कंपनी से दूसरी कंपनी को लोन दिया जा रहा है, दैट इज कॉल्ड इंटर कॉर्पोरेट लोन्स। अब मैं ना इसको लेकर कुछ बेसिक चीजें क्लियर करने जा रहा हूं, क्योंकि ये सेक्शन खाली एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती तब नहीं लगता। ये और भी कई केसेस में अगर हम कंपनी के अलावा किसी एनी अदर पर्सन को भी लोन देते हैं तब भी लगता है। लेकिन अब हमारे को फिर साथ में सेक्शन 185 को भी पढ़ना पड़ेगा, जो हमने मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स वाले चैप्टर पढ़ा था। तो अभी मैं समझाता हूं कि अब कब कब क्या क्या लगेगा, मुझे समझते कनेक्ट करता हूं मैं। सुनना ध्यान से। मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड,
मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन देना चाहती है, कितने भी अमाउंट का, मान लो 10 करोड़ रुपए का देना चाहती है। तो अगर ये एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन देगी तो एक्स लिमिटेड हो गई लेंडर कंपनी जो लोन देता है, और वाई लिमिटेड हो गई बोरोवर कंपनी जो लोन ले रही है। जो लोन दे रहा है वो लेंडर कंपनी, जिसको लोन दिया जा रहा है वो बोरोवर कंपनी। तो जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है तो इसी लोन को हम क्या बोलते हैं, इंटर कॉर्पोरेट लोन। इंटर कॉर्पोरेट लोन अभी लोन दे रही है। तो अब ना हमको ना कुछ चीजों का ध्यान देना पड़ेगा। क्या देना पड़ेगा? जब कोई कंपनी लोन देती है तो हमारे कंपनी लॉ में ना उसको मेनली 3 सेक्शन पढ़ने पड़ते हैं। एक पढ़ना पड़ता है सेक्शन 179 सब सेक्शन 3, एक पढ़ना पड़ेगा साथ में सेक्शन 185, और एक पढ़ना पड़ेगा साथ में सेक्शन 186। तीन बातें बोली मैंने, सेक्शन 179(3), सेक्शन 185 और सेक्शन 185(6). जब भी कोई कंपनी लोन देती है, मैं देने की बात कर रहा हूं, तो आपको ये 3 सेक्शन फॉलो करने पड़ते हैं। पहले आप इन 3 सेक्शनों का लॉजिक समझते हैं। इन तीनों का काम क्या है? सेक्शन 179(3) ये बोलता है, सेक्शन 179(3) डील करता है पावर्स ऑफ बोर्ड में, डायरेक्टर्स की पावर में। और उस 179(3) के अंदर यह लिखा हुआ है कि जब भी कोई एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देगी तो उनको बोर्ड मीटिंग बुलवानी पड़ेगी, और उस मीटिंग के अंदर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा लोन देने के लिए। मतलब जब भी कोई कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देगी तो सीधी सी बात है कि उनको डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी, बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ये 179(3) बोलता है। तो 179(3) किस चीज में डील करता है? पावर्स ऑफ बोर्ड में। और उसमें यह लिखा हुआ है कि जब भी एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देगी तो उसको 179(3) के अकॉर्डिंग बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, तभी वो लोन दे सकते हैं, मतलब डायरेक्टर्स की परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, अब इसमें बात खत्म नहीं होती, यहां बात खत्म नहीं होती। अब इसमें समझने वाली है ये कि ध्यान से समझने वाली चीज ये है, लोन तो आप दे सकते हो, कितना देना है वो 186 के अंदर लिखा हुआ है। हाउ मच अमाउंट ऑफ लोन अ कंपनी कैन ग्रांट, ये कहां लिखा हुआ है? इसका वाला सीधी भाषा में लिमिट ऑफ लोन कहां दी हुई है, लिमिट्स कहां दी हुई हैं लोन देने की? 186 में। तो पहले 179(3) और 186 का कनेक्शन समझ लो पहले क्या है। तो 179(3) बोलता है कि आप लोन दे सकते हो, कितना दे सकते हो वो 186 में लिखा हुआ है, वो लिमिट हम पढ़ेंगे। और 186 के अंदर भी मैं स्पेसिफिकली अगर आपसे बात करूं तो 186 में लिमिट कहां पे दी हुई है, अगर मैं आपसे स्पेसिफिकली बात करूं तो 186 के अंदर वो 186(2) के अंदर दी हुई है स्पेसिफिकली। सेक्शन 186(2) के अंदर क्या दी हुई है? लिमिट दी हुई है कि एक कंपनी दूसरी कंपनी को कितना लोन दे सकती है। 2 से लेकर 13 तक में प्रोविजन दिए हुए हैं लिमिट के। सेक्शन 186(2) से लेकर 13 तक कितना लोन दे सकते हो, किस तरीके से दोगे, उसके प्रोविजन दिए हुए हैं। तो पहले 179(3) और 186 का कनेक्शन समझ आया। 179(3) एक कंपनी लोन दे सकती है, 186 एक कंपनी कितना लोन दे सकती है, वो 186 में लिखा हुआ है। फिर ये 185 कहां से आ गया बीच में? 185 डील करता है लोन टू डायरेक्टर्स में, लोन टू डायरेक्टर्स एंड सर्टेन अदर पर्संस में। तो 185 हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं बहुत डिटेल के अंदर। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि भाई एक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, वहां पे हमने ये पढ़ा था, लेकिन प्राइवेट कंपनी दे सकती है। वहां पे हमने पढ़ा था कुछ 3 कंडीशंस थी, पूरी करने के बाद प्राइवेट कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन दे सकती है, लेकिन पब्लिक कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती। वहां पे हमने पढ़ा था, वहां पे डायरेक्टर्स को लोन देना मना था।
और लेकिन आप कुछ डायरेक्टर से जो कनेक्टेड लोग थे उनको लोन दे सकते थे, वहां पे एक लिस्ट दी हुई थी 185 के अंदर, ये हमने पढ़ा था। ये रहा, ये अगर पहले मैं अगर आपको 185 पे लेकर चलूं तो ये हमने 185 बहुत डिटेल में पढ़ा था मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स वाले चैप्टर में। तो 185 देखो पहले 179(3) भी दिखा देता हूं। 179(3) के अंदर देखो डायरेक्टर्स के पास पावर है जहां पे उनको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुलवाकर। तो उसी में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 6 टू ग्रांट लोन्स, और उसी में एक पॉइंट है, पॉइंट नंबर 5 टू इन्वेस्ट फंड्स। किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करोगे तो भी 173 ने पावर दी, आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करना पड़ेगा। किसी दूसरी कंपनी को लोन गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे तो भी आपको 186 पढ़ना पड़ेगा। साथ में मैंने 185 को भी कनेक्ट करा, तो 185 में आपको ऑलरेडी करा चुका हूं, तो 185 हमने यहां पढ़ा था, अगर आपको याद हो तो। इसीलिए अगर आप जब ये सेक्शन 186 पढ़ोगे, इससे पहले मीटिंग्स ऑफ बोर्ड वाला चैप्टर जरूर पढ़ना, क्योंकि उसमें 185 वगैरह आप सब पढ़ के आए होगे, उसके बाद इसको पढ़ना है। अब ये लोन टू डायरेक्टर्स में हमने ये पढ़ा था कि कोई भी कंपनी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती, उसके पार्टनर्स को, उसके रिलेटिव्स को लोन नहीं दे सकती, वगैरह वगैरह हमने पढ़ा था। लेकिन 185(2) में पढ़ा था कि एक कंपनी इन लोगों को लोन दे सकती है एसआर पास करने के बाद। वो किन किन को दे सकती है? जिसमें डायरेक्टर का कोई ना कोई इंटरेस्ट है, इन लोगों को लोन दे सकती है। यहां पे हमने पढ़ा था, लिखा था 185(2) में लिखा था, अ कंपनी मे एडवांस लोन और एनी लोन रिप्रेजेंटेटिव गिव गारंटी सिक्योरिटी इन हुम एनी ऑफ द डायरेक्टर ऑफ द कंपनी इज इंटरेस्टेड। यहां पे हमने पढ़ा था कि उनको लोन दे सकती है। तो जब अब वो किसको दे सकती है वो तो हमने वहां पे पढ़ा था कि कैसे कैसे दे सकती है, वो 185 की बात है, मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा। तो मगर मैं समझाना ये चाह रहा हूं कि 185 किसी कंपनी को नॉर्मली लोन देने की बात नहीं करता, हालांकि उसमें भी जिक्र हुआ था कंपनी के बारे में, लेकिन 185 मेनली फोकस डायरेक्टर्स पे था। वो डायरेक्टर्स को लोन देने को मना करता था और कुछ सर्टेन कनेक्टेड लोगों को लोन देने को अलाउ करता था। 185 में ये था। 186 के अंदर क्या है कि आप एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, सीधे सीधे 186 लगेगा। प्लस खाली एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन नहीं देगी, अगर इसके अलावा वो किसी एनी अदर पर्सन को भी लोन देगी तब भी 186 लगेगा। लेकिन अब एनी अदर पर्सन को, अगर हम एनी अदर पर्सन, तो डायरेक्टर भी आता है कंपनी का, और फिर हम उसको 185 से जोड़ेंगे तो डायरेक्टर को तो लोन नहीं दे सकते। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि ये दोनों ही लोन देने के बारे में बात करते हैं, 185 भी और 186 भी। 179(3) तो बहुत सिंपल है, सिर्फ पावर दे रहा है कि कंपनी लोन बांट सकती है। 185 और 186 में प्रोविजन दिए हुए हैं कि कितना आप दे सकते हो, वो 186 में लिमिट दी हुई है, और किस किस को दे सकते हो वो 185 में भी थोड़ा बहुत जिक्र किया है, थोड़ा 186 में भी जिक्र किया हुआ है। तो 185 जब आप 186 में आओगे तो आपको साथ साथ 185 को भी ध्यान देना पड़ेगा कि वो वायलेट ना हो जाए। तो ये तीनों ही सेक्शन लोन देने के बारे में बात करते हैं। तो हमने पहले क्रक्स समझा क्या, बाकी 185 डिटेल में आप समझ के आ चुके हैं, 186 को डिटेल में और समझेंगे। तो फिर बाद में आखिरी में जब ये पूरा 186 खत्म हो जाएगा तो हम एक कनेक्शन देख लेंगे 185 का और 186 का, आपको अपने आप समझ आ जाएगा। तो अभी के लिए हम इन तीनों सेक्शनों का लॉजिक समझे तो क्या है। 179(3) क्या बोलता है कि आपकी कंपनी लोन दे सकती है। 186 क्या बोलता है कितना तक दे सकती है, वो 186 में दिया हुआ है। 185 लोन टू डायरेक्टर्स में डील करता है, जो ये बोलता है कि आपकी कंपनी अपने डायरेक्टर्स को लोन नहीं दे सकती लेकिन कुछ कनेक्टेड पर्सन को दे सकती है। तो उसके लिए आपको 185 में देखना पड़ेगा किसको दे सकते हैं किसको नहीं दे सकते। फिर जब 185 से डिसाइड हो जाएगा तब भी आपको 186 में आना पड़ेगा, क्योंकि कितना देना है वो तो 186 के अंदर ही है। तो लेते हैं कि लिमिट जो देने की है वो 186 के अंदर ही है। तो हमने तीन सेक्शनों को जोड़ा, 179(3) लोन दे सकते हो, 185 के अंदर किसको दे सकते हो किसको नहीं दे सकते हो उसके बारे में जिक्र करा गया। फिर प्लस अगर जब आपने डिसाइड कर लिया कि किसको दे सकते हो तो कितना देना है वो 186 में लिखा हुआ है। प्लस 186 में साथ में कुछ अलग से भी बताया हुआ है कि किसको देना है किसको नहीं देना, कुछ थोड़ा बहुत जिक्र यहां भी है, बाकी मेनली यहां पे लिमिट ही दी हुई है 186 के अंदर कि कितना दे सकते हो। तो ये तीन सेक्शन जब हम लोन देते हैं तब मेनली लगते हैं। ये तो हो गई देने की बात। तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स क्या होता है ये हम ही हेडिंग समझ रहे हैं। हेडिंग क्या 186 किस में डील करता है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट गारंटी एंड सिक्योरिटीज में डील करता है। तो इंटर कॉर्पोरेट लोन्स क्या होता है वो मैंने समझा दिया। अब आता है इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। तो अब इसमें अगर हम बात करें, वो तो था इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, अब क्या आता है इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट्स। अब इसका क्या मतलब होता है, मैं सारी हेडिंग समझा रहा हूं। इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट मतलब मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। तो एक्स लिमिटेड अगर वाई लिमिटेड के शेयर्स या डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना चाहती है, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना जिसको हम बोलते हैं, सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना चाहती है किसके, वाई लिमिटेड के। तो एक्स लिमिटेड हो गई इन्वेस्टर कंपनी, जो इन्वेस्ट करती है वो कौन हो गई, इन्वेस्टर कंपनी।
और जिसमें इन्वेस्टमेंट की जाती है उसे हम बोलते हैं इन्वेस्टी कंपनी। जो इन्वेस्ट कर रही है वो हो गई इन्वेस्टर कंपनी, जिसमें इन्वेस्टमेंट की जा रही है वो हो गई इन्वेस्टी कंपनी। ठीक है जी, ये बात समझ आती है। अच्छा, अब जब आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो तो वापस यहां पे आप दो सेक्शन लगेंगे। एक तो लगेगा सेक्शन 179(3), अब यहां दो लगेंगे, और दूसरा लगेगा सेक्शन 186। हालांकि और भी लगते चले जाएंगे, अगर वो डील किससे कर रहे हो ये भी डिपेंड करता है, 188 भी लग सकता है, वो आगे की बात है, मैं अभी कॉम्प्लिकेट नहीं कर रहा, अभी सिर्फ कंसेप्ट समझा रहा हूं, अभी सिर्फ इतने सिंपल रख के चल रहे हैं। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट कर रही है तो यहां पे भी दो सेक्शन लगेंगे, 179(3) और 186। 179(3) अभी मैंने बताया पावर्स ऑफ बोर्ड का है। तो अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर में इन्वेस्ट करना चाहती है तो आपको पहले बोर्ड मीटिंग में बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, बोर्ड मीटिंग बुलवाकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा। ये बात सेक्शन 179(3) ने बोली है, मतलब डायरेक्टर से परमिशन लेनी पड़ेगी। अच्छा, कितनी इन्वेस्टमेंट कर सकते हो 186 में लिखी है वापस वाली बात। तो यहां पे लिमिट ऑफ इन्वेस्टमेंट कहां है, सेक्शन 186 के अंदर। ठीक है जी, कि इतने तक का दे सकते हो, इसके बाद अगर उससे ऊपर जाना तो क्या करना पड़ेगा, बस अब 186 में लिखा हुआ है। तो अब हमने दो चीजें समझी, इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्या होती है। तो एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है तो हमने बोला देखा है तीन सेक्शन लगते हैं मेनली, 180, 179(3), 185, 186। फिर उसके बाद जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करेगी, शेयर डिबेंचर्स वगैरह इन्वेस्टमेंट करेगी, तो शेयर डिबेंचर्स में तो दो सेक्शन लगेंगे मेनली आगे जाके जो एड ऑन होगा वो तो करेंगे, मेनली मोटा मोटा एक 179(3) और 186। दोनों का रोल क्या है, इन्वेस्टमेंट कर सकते हो, उसकी पावर किसने दी, 179(3) ने। कितनी कर सकते हो, 186 में लिखा हुआ है। फिर आगे बढ़ते हैं, अब आता है इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। अब इसका क्या मतलब है ये समझते हैं। यहां पे हमने क्या पढ़ा था, यहां पे हमने ये पढ़ा था ना कि हेडिंग क्या है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट, गारंटी एंड सिक्योरिटी। तो हम चारों शब्दों समझ रहे हैं, हमने इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है वो समझ लिया, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट क्या होता है वो समझ लिया। अब इंटर कॉर्पोरेट कहां गया भाई, हाँ, अब हम पढ़ेंगे इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। तो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड हो गई लेंडर कंपनी, वाई लिमिटेड हो गई बोरोवर कंपनी। मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन देती है, मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन दे रही है। तो जब ये लोन दे रही है तो ये लेंडर हो गई, बोरोवर हो गई। मान लो लोन दिया जा रहा है 1 करोड़ का, तो जब ये एक्स लिमिटेड लोन दे रही है तो इसको तो 179(3) प्लस 185 प्लस 186 इसको तो फॉलो करना ही पड़ेगा क्योंकि लोन दे रही है। लेकिन मान लो ये जो वाई लिमिटेड कंपनी को लोन दे रही है ना, मान लो ये एक्स लिमिटेड कहती है हम सिक्योर्ड लोन देंगे, अनसिक्योर्ड लोन नहीं देंगे। अब सिक्योर्ड लोन का मतलब क्या होता है कि बदले में आपको कुछ गिरवी रखवाना पड़ेगा। अब क्या हो, सॉरी, हमको वाई लिमिटेड कहती है, सॉरी गलत बोल गया, वो सिक्योरिटी वाला एग्जांपल अगला वाला है, वो अगला वाले में दूंगा। यहां पे तो भी गारंटी का एग्जांपल दे रहा हूं ना। मान लो एक्स लिमिटेड ने वाई लिमिटेड को लोन दिया, लेकिन एक्स कहती है कि भाई हमारे को तुम्हारे पे भरोसा नहीं है कि तुम हमारा पैसा चुका पाओगे। तो वाई कहती है ठीक है, मैं एक काम करती हूं, किसी बड़ी कंपनी की गारंटी दिलवाई थी जो हमारे नोन में है। तो वाई लिमिटेड ने जेड लिमिटेड से गारंटी दिलवा दी, जेड लिमिटेड ने गारंटी दे दी किसके बिहाफ पे, ऑन बिहाफ ऑफ वाई लिमिटेड, कि भाई कल को अगर वाई लिमिटेड पैसा नहीं चुका पाई तो जेड लिमिटेड चुका देगी। तो यहां पे हम जेड को बोलेंगे गारंटर और दूसरा नाम हम इसे देंगे श्योरिटी। तो अगर यह कंपनी गारंटी देती है तो इसको भी साथ में सेक्शन 186 फॉलो करना पड़ेगा। उसको तो फॉलो करना ही है जो लोन दे रही है, वो इंटर कॉर्पोरेट लोन में फंस गई, ये इंटर कॉर्पोरेट गारंटी में फंस गई कि ये गारंटी दे रही है। तो इसे हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। तो गारंटी के प्रोविजंस भी यहां पे दिए हैं और इसमें भी साथ में सेक्शन 179(3) लगेगा। 179(3) ये बोलता है कि भाई आप गारंटी दे सकते हो, कितने अमाउंट तक की गारंटी दे सकते हो, 186 में बात हुई भी है। तो इसे हम बोलेंगे इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। तो ये है गारंटी का कंसेप्ट। तो गारंटी का कंसेप्ट क्या होता है कि अगर बोरोवर नहीं चुका पाएगा तो उसके बिहाफ पे गारंटर चुकाएगा। तो इसे हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट गारंटी। तो उस केस में भी ये लगेगा।
इसे बोलते हैं इंटरकॉर्पोरेट गारंटी। तो यहाँ पे जो लोन दे रहा है उसको 3 सेक्शन फॉलो करने हैं, 179(3), 185, 186, और जो लोन के जो बोरोवर के बिहाफ पे गारंटी दे रहा है उसको भी 2 सेक्शन फॉलो करने हैं, 179(3) और 186। ये बात खत्म हो गई। अब आता है नेक्स्ट, इंटर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो अब इसका क्या मतलब है? मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है वाई लिमिटेड। एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन देती है, मान लो 10 करोड़ रुपए का। तो वापस वही, एक्स लिमिटेड हो गई लेंडर कंपनी, वाई लिमिटेड हो गई बोरोवर कंपनी। तो जब एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन दे रही है तो वाई एक्स लिमिटेड ये बोलती है कि भाई हमको तो तुम्हारे ऊपर भरोसा ही नहीं, तुम्हारा पैसा चुका पाओगे, या तो किसी की गारंटी दिलवा दो या कोई चीज गिरवी रखवा दो। अगर गारंटी दिलवा देगी ये कंपनी तो फिर ये ऊपर वाले प्रोविजन लग जाएंगे कि भाई अपने बिहाफ पे इसने जेड लिमिटेड से गारंटी दे दी कि भाई कल को अगर वाई नहीं चुका पाएगी तो जेड चुका देगी, तो फिर ये इंटर कॉर्पोरेट गारंटी वाली बात हो जाएगी। लेकिन अगर वाई लिमिटेड कहती है कि नहीं नहीं मैं गारंटी तो नहीं दिलवा रही लेकिन कोई चीज गिरवी रखवा देती हूं, तो उसके लिए फिर इंटर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी कहलाएगा। अब देखो गिरवी का करने का मतलब क्या, या तो एक चीज तो ये हो सकती है कि भाई इसने एक्स ने वाई को लोन दिया, बदले में वाई के पास ही कोई एसेट पड़ा है जो उसने एक्स के पास गिरवी करवा दिया। अब कल को अगर वाई एक्स का पैसा टाइम पे चुका देगी तो एक्स के पास जो एसेट आए हैं वाई के पास से वो वापिस हो जाएंगे। जैसे मान लो इसने अपनी कोई लैंड मॉर्गेज कर दी, उधर से एक्स ने वाई को पैसा दिया और बदले में वाई ने एक्स के पास क्या कर दी, अपनी कोई लैंड गिरवी कर दी। अब इसको हम बोलेंगे सिक्योरिटी। ये जिसने क्या प्रोवाइड करी है, सिक्योरिटी गिवन है, ये सिक्योरिटी प्रोवाइड करी है वाई ने एक्स को। अब ऐसे केस के अंदर कल को अगर ये वाई एक्स का पैसा वापस कर देगी तो बहुत बढ़िया, एक्स क्या करेगा, वाई एक्स का पैसा वापस कर देगी तो एक्स वाई की सिक्योरिटी वापस कर देगा। और कल को अगर वाई एक्स का पैसा वापस नहीं चुकाती लोन वाला तो एक्स क्या करेगी, वाई की इस प्रॉपर्टी को बेच के अपना लोन का पैसा रिकवर कर लेगी। एक तरीका तो ये है। तो अगर ऐसा भी हो रहा है तो भी ये इंटर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी में आएगा, तो भी 186 तो लगेगा ही लगेगा और 179(3) भी लगेगा। वही वाली चीज है सेम, क्योंकि लोन लेने वाली बात हो रही है तो 179(3) भी लगेगा, प्लस वही 185 भी लगेगा क्योंकि लोन लेने वाली बात हो रही है, प्लस 186 भी लगेगा क्योंकि लोन किस किस को मिल सकता है किस किस को नहीं, वो 185 में बताया हुआ है। लोन दे सकते हो वो 179(3) ने बोला है, और कितना दे सकते हो 186 ने बोला है। तो ले दे के यहां पे भी 186 तो लगेगा, ये तीनों सेक्शन तो लगेंगे ही लगेंगे, लेकिन इसको हम इंटर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी का नाम देंगे क्योंकि यहां पे लोन के बदले में क्या मिल रही है, सिक्योरिटी। तो यहां पे लोन प्लस सिक्योरिटी दोनों माना जा रहा है। अच्छा एक चीज और, इसी में ऐसा हो सकता है कि सिक्योरिटी इसके पास नहीं थी प्रोवाइड करने को। मान लो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड वाई ने नहीं करी, मान लो ये सिक्योरिटी प्रोवाइड किसी जेड लिमिटेड ने करी है। ऐसा भी हो सकता है कि मान लो वाई ने एक्स को बोला कि भाई देखो लोन हम ले रहे हैं लेकिन हम सिक्योरिटी जेड से प्रोवाइड कर रहे हैं, हमारे पास कुछ गिरवी करवाने को नहीं, तो लैंड कौन प्रोवाइड कर रहा है, जेड अपनी प्रोवाइड कर रहा है एक्स के फेवर में। तो कल को अगर वाई एक्स का पैसा चुका देगी तो एक्स ये लैंड की जो ऑनरशिप है वापस किसको कर देगा, जेड को। और अगर कल को ये वाई एक्स का पैसा नहीं चुका पाई तो एक्स इस जेड की सिक्योरिटी जो उसके फेवर में गिरवी आई है जो वाई ने करवाई थी उसको बेच के अपना पैसा रिकवर कर ले, क्योंकि जेड ने खुद कंसेंट दिया कि भाई मैं वाई के बिहाफ पे लैंड गिरवी कर रहा हूं। वो वाला केस हो गया, इसे हम बोलते हैं इंटर कॉर्पोरेट सिक्योरिटी। तो आई होप आपको पहले तो हेडिंग समझ आ गई, इंटर कॉर्पोरेट लोन क्या होता है, गारंटी क्या होता है, सिक्योरिटी क्या होता है और इन्वेस्टमेंट क्या होता है, इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट। अच्छा ये तो हो गई सब लेंडर के एंगल से बात। जब कोई कंपनी लोन दे रही है तो हमने ये देखा, अगर कोई कंपनी लोन ले रही है तो उसको भी कोई सेक्शन फॉलो करने पड़ते होंगे, आंसर इज अगेन यस। अब उसको कौन से फॉलो करने होते हैं मैं तुम्हें वो भी दिखाता हूं। मान ले कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये दोनों चीजें क्लियर होनी चाहिए, देते वक्त क्या लगेगा लेते वक्त क्या लगेगा। पेपर में क्वेश्चन आते हैं और बच्चा कंफ्यूज हो जाता है। पेपर में क्वेश्चन आएगा भाई एक कंपनी लोन ले रही है तो बताओ कितना ले सकती है, तो उसके प्रोविजन डिफरेंट है। फिर क्वेश्चन आता है पेपर में एक कंपनी लोन दे रही है तो बताओ कितना दे सकती है, उसके प्रोविजन डिफरेंट है। तो मैं दिखाता हूं ये चीज समझा के रहा हूं कि दोनों के एंगल से बात करते हैं कि लेने वाली को क्या करना है और देने वाली को क्या करना है। अभी तक मैं सेक्शन में नहीं घुसा हूं, अभी तक 186 है क्या, अब इसके अंदर हम क्या होगा क्या नहीं वो तो अभी तक तुम पहुंचे ही नहीं है वहां तक, वो तो बहुत टाइम लेगा। अभी तो मैं बेस रेडी कर रहा हूं सेक्शन को पढ़ाने से पहले, बहुत बेस, अभी तो आधा पौना घंटा बेस रेडी करने में लग जाएगा सेक्शन में। सोच लो कितना कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है कि मैं एक एक टर्मिनोलॉजी पहले क्लियर करता चल रहा हूं ताकि जब सेक्शन में घुसे तो बहुत सारी चीजों का आइडिया पहले से हो। तो मान लो कंपनी एक्स लिमिटेड, मान लो कंपनी है वाई लिमिटेड। मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन दे रही है 10 करोड़ रुपए का।
मान लो एक्स लिमिटेड वाई लिमिटेड को लोन दे रही है 10 करोड़ रुपए का, तो एक्स लिमिटेड हो गई लेंडर कंपनी, एक्स लिमिटेड हो गई लेंडर कंपनी, वाई लिमिटेड हो गई बोरोवर कंपनी। एक मिनट रुको गाइस, कुछ आवाज आ रही है नीचे से, वो डीजे वीजे की लग रहा है, तो एक मिनट रुको। हाँ, तो मैं बात कर रहा था कि कंपनी एक्स लिमिटेड, एक कंपनी है वाई लिमिटेड। मान लो एक्स लोन दे रही है वाई को 10 करोड़ रुपए का, तो एक्स लेंडर हो गई, वाई बोरोवर हो गई। तो अब एक्स के एंगल से कौन कौन से सेक्शन फॉलो करने होंगे, वाई के एंगल से देखो, एक्स के एंगल से हमारे को किन मेन 3 सेक्शनों को ध्यान देना होता है, मैंने तुम्हारे को बता दिया। सेक्शन 179(3) जो कि ये बताता है कि हम लोन दे सकते हैं, पावर देता है हमारे को, उसके लिए बीआर पास करवाना पड़ता है। फिर सेक्शन 185 जिसमें हमारे को ये देखना पड़ता है किस किस को लोन दे सकते हैं, किस किस को नहीं दे सकते, जिसमें डायरेक्टर्स को देना मना है, कुछ लोगों को देना अलाउड है। फिर उसके बाद सेक्शन 186 जो कि ये बताता है कि कितना लोन दे सकते हो, लिमिट कितनी है देने की। तो ये तो कौन सा वाला केस हो गया, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन ग्रांट कर रही है, तब उसके एंगल से देखने हैं सेक्शन। वाई लिमिटेड के एंगल से देखते हैं। वाई लिमिटेड के एंगल से अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी से लोन ले रही है तो इसको क्या फॉलो करना है, एक तो इसको भी सेक्शन 179(3) इसको भी फॉलो करना है, क्योंकि 179(3) दोनों के बारे में बात करता है, लोन देने के बारे में भी और लोन लेने के बारे में भी। तो अगर कोई कंपनी लोन दे रही है तब भी उसको बोर्ड मीटिंग बुलवाकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो अगर कोई कंपनी लोन ले रही है उसको भी बोर्ड मीटिंग बुलवाकर बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ता है। तो अगर हम इसके एंगल से देखें तो इसको भी 179(3) में बीआर पास करवाना है, प्लस साथ में इसको एक अलग से सेक्शन फॉलो करना है, जो कि फॉलो करना है 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, जो कि ये बताता है इसमें दो चीजें भी, ये दो सेक्शनों का क्या रोल है। 179(3) ये बताता है कि एक कंपनी लोन ले सकती है, 181(c) ये बताता है कितना ले सकती है। तो यहां पे बोरो की लिमिट जो है वो 181(c) में दी हुई है। तो ये कब है, अगर कोई कंपनी लोन बोरो करती है उसके केस में ये वाले सेक्शन लगेंगे, और अगर कोई कंपनी लोन देती है तो ये वाले सेक्शन लगेंगे। तो पेपर में कई बार ऐसा आता है कि भाई एक कंपनी लोन ले रही है तो बताओ कितना ले सकती है, तो आपको ये वाले सेक्शन पढ़ने हैं। अगर बोलते हैं कि पेपर में ये कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, बताओ कितना दे सकती है, तो फिर ये वाले सेक्शन देखने हैं। तो अभी लोन बोरो में 179(3) कहता है कि लोन ले सकते हो, कितना ले सकते हो, 181(c) में लिखा हुआ लिमिट यहां पे है। बोरो की जो लिमिट है वो कहां है, 181(c) में। अब इस एंगल पे आए तो ये कहता है कि भाई एक कंपनी लोन दे सकती है, कितना दे सकती है, 186 में लिखा हुआ है, दे सकती है 173 में लिखा हुआ है, और 185 में किसको देना किसको नहीं देना उसके बारे में बात हो रही है। तो अगर मैं तुम्हारे को वापस लेके चलूं मीटिंग्स ऑफ बोर्ड एंड पावर्स में, तो यहां पे जब हमने 179(3) पढ़ा था, 179(3) पे लेके चलता हूं, तो 173 में देखो नीचे की तरफ 6 पॉइंट में 2 ग्रांट लोन था, लोन देने की बात हो रही थी, मैंने लिखा था वहां पे रेड विद सेक्शन 186, और 4th पॉइंट में 2 बोरो मनी था, और मैंने वहां पे लिखा भी था रेड विद सेक्शन 180 सबसेक्शन 1 क्लॉज सी, वहां पे मैंने तुम्हारे को वहीं पे लिख दिया था उस टाइम पे। तो कितना ले सकते हो 179(3) में, कितना ले सकते हो वो 181(c) में बताया हुआ है, ले सकते हो वो 179(3) बोल रहा है कि हाँ लोन ले सकते हो, उसकी पावर है, लेकिन कितना ले सकते हो 181(c) में। लोन दे सकते हो वो भी 179(3) बोल रहा है 6 पॉइंट में, कितना दे सकते हो 186 में लिखा हुआ है। तो आई होप आपको ये बात समझ आ रही है। और फिर 181 ये रिस्ट्रिक्शन पावर्स ऑफ बोर्ड मैंने वहां पे तुम्हारे को करवाया भी था, और वो खाली पब्लिक कंपनी भी लगता था, प्राइवेट कंपनी तो जितना मर्जी लोन ले सकती है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। पब्लिक कंपनी के लिए लिमिट दी हुई थी, प्राइवेट कंपनी ये सेक्शन क्योंकि 180 वाला लगता ही खाली किस पे था, पब्लिक कंपनीज पे। तो वो सी वाला पॉइंट था टू बोरो मनी, और वो मनी कितना कर सकते हो, वो पेड अप कैपिटल फ्रीज, वो एक लिमिट थी, वो वहीं पे पढ़ाई थी, भी छोड़ दो उसको। तो ले देखिए मैंने तुम्हारे को क्रक्स क्या समझाया कि लोन दे सकते हो तब क्या लगेगा, लोन ले सकते हो तब क्या लगेगा। अब जाके ना हमारे को सेक्शन की हेडिंग क्लियर हुई है, इंटर कॉर्पोरेट लोन्स, इन्वेस्टमेंट्स, गारंटीज एंड सिक्योरिटीज, इन सबका मतलब क्या होता है समझ आ गया। अब हम सेक्शन 186 को बुक से पढ़ना शुरू कर रहे हैं। बुक से पढ़ने से पहले मैं कुछ इस सेक्शन का बैकग्राउंड देता हूं। मैंने बहुत सारी चीजें पहले से लिख रखी हैं, अब जो ये मैंने पहले से लिख रखा है ना, इस सबको अपनी कॉपी में नोट डाउन करना। ये जो सब मैंने लिख रखा है, कुछ चार्ट्स बनवाया उसको भी नोट डाउन करना, तभी चीजें समझ आएगी बेटर। पहले मैं यहां से बनवा रहा हूं, फिर मैं बुक से पढ़वाऊंगा, फिर तो तुम्हें मजाक लगेगा। तो सेक्शन 186 की पहले हेडिंग, लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बाय कंपनीज, इसको लोन्स एंड इन्वेस्टमेंट बोल लो या इंटर कॉर्पोरेट लोन्स बोल लो। सेक्शन 186 ऑल कंपनीज पे लगता है। ऑल कंपनीज का मतलब है प्राइवेट पे भी और पब्लिक पे भी। जैसे आपने 185 में तो ये पढ़ा था कि 185 भी वैसे ऑल कंपनी में लगता है, लेकिन लास्ट में प्राइवेट कंपनी को एग्जम्पशन दी हुई थी 185 में। तो मेनली 185 का फोकस पब्लिक पे होता था।
लेकिन 186 सब पे लगता है, प्राइवेट पे भी पब्लिक पे भी सब पे लगता है, लेकिन कुछ एक्सेप्शन है जहां नहीं लगता। तो वो देखो लिखा हुआ है एप्लीकेबल टू ऑल कंपनीज बट देयर आर सम एक्सेप्शंस, जो कि और वो एक्सेप्शंस का मतलब क्या है कि कुछ कंपनीज पे 186 नहीं लगता। वो कहां नहीं लगता, वो कौन सी कंपनीज है? एग्जम्प्टेड कंपनीज आर मेंशन्ड अंडर सेक्शन 186 सबसेक्शन 11। तो अभी 186 तो बहुत बड़ा है, तो जब हम 186 सबसेक्शन 11 पढ़ेंगे तो मैं तुम्हारे को वहां पे दिखाऊंगा कि कौन कौन सी कंपनीज ऐसी हैं जिनको लोन देते वक्त 186 फॉलो करने की जरूरत नहीं है। तो सिंपल सी भाषा में बात यह है कि कोई कंपनी प्राइवेट हो या पब्लिक हो, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन, गारंटी, सिक्योरिटी कुछ भी प्रोवाइड कर रही है तो उसको 186 फॉलो करना है, भले प्राइवेट या पब्लिक हो। लेकिन कुछ कंपनीज को फॉलो नहीं करना, वो कौन सी कंपनीज को फॉलो नहीं करना? 186(11) में दी हुई है, पहले मैंने ये बता दी बात। आगे बढ़ते हैं। अब 186 दो एस्पेक्ट में बात करता है। पहला मैंने यहां पे लिख दिया 186 डील्स विद टू इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट्स। पहला 186(1) एक तरफ है और 186(2) से लेकर 13 तक एक तरफ है। तो 186 के दो अलग अलग कैटेगरी हैं। 186(2) तो मैंने तुम्हारे को अभी बताया कि कितना लोन दे सकते हो, उसकी लिमिट 186(2) में है और किस तरीके से देना है, उसके लिए क्या क्या रिक्वायरमेंट होगी, वो 186(2) से लेकर 13 तक चलेंगी। तो ले दे के 186 भी दो पार्ट में डिवाइड है। 186(1) अलग चीज के बारे में बात करता है, 186(2) से लेकर 13 तक अलग चीज के बारे में बात हो रही है। तो पहले 186(1) किस चीज के बारे में बात करता है मैं तुम्हारे को वो बता रहा हूं, और 186 सबसेक्शन 2 से लेकर 13 तक किसमें डील करता है उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सेक्शन 186(1) deals with the maximum number of layers of investment companies through which a company can make investment। अब ये क्या मतलब है समझाता हूं। देखो यहां पे एक वर्ड यूज हो रहा है इन्वेस्टमेंट कंपनी। अब इन्वेस्टमेंट कंपनी को सिंपल सी भाषा में, हालांकि इस सेक्शन के अंदर इन्वेस्टमेंट कंपनी की प्रॉपर डेफिनेशन दी हुई है, वो समझाऊंगा मैं तुम्हारे को आगे जाके। अभी के लिए सिंपल सी भाषा में आप ये समझो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी का मतलब है वो कंपनी जिसका मेन काम दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करना है। तो मान लो अगर एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव ही क्या है? इस कंपनी का मेन ऑब्जेक्टिव पता है क्या है? दूसरी कंपनी के शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना, बस यही काम है इसका। अलग अलग कंपनी के शेयर्स खरीदना, वहां से डिविडेंड इनकम कमाना, है ना, जब शेयर का प्राइस बढ़ जाए तो बेच देना। अलग अलग कंपनी के डिबेंचर में इन्वेस्ट करना, वहां से इंटरेस्ट इनकम कमाना, सिर्फ यही इस कंपनी का काम है। तो ऐसी कंपनी को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी, जिसका मेन काम ही दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करना। तो मान लो अगर ये एक्स लिमिटेड का ये ऑब्जेक्टिव है तो ये क्या करेगी? वाई लिमिटेड, जेड लिमिटेड, है ना, क्यू लिमिटेड, ऐसे अलग अलग कंपनीज में क्या करेगी? इनके शेयर्स और डिबेंचर्स में इन्वेस्ट करेगी और यहां से जो डिविडेंड और इंटरेस्ट की फॉर्म में पैसा आएगा वो इसकी इनकम होगी। डिविडेंड प्लस इंटरेस्ट की फॉर्म में जो पैसा आएगा वो इसकी क्या होगी? इनकम होगी। इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। अच्छा, ये खाली अपना पैसा नहीं लगाते, ये लोगों का भी पैसा लगवाते हैं। मान लो मैं हूं, मेरे पास बहुत सारा पैसा है, मगर मेरे को शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करना है अलग अलग कंपनियों का, लेकिन मेरे पास आइडिया नहीं है कि यार मैं कैसे इन्वेस्ट करूं। तो मैं इस कंपनी के पास जा सकता हूं, मैं इसको बोल सकता हूं मेरी हेल्प कर दो, अलग अलग कंपनी के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर, मेरे को बढ़िया बढ़िया कंपनी बता दो जहां से अच्छे अच्छे रिटर्न मिले। तो ये लोग हमारे को हेल्प करते हैं। उसके लिए दो तरीके होते हैं हेल्प करने के। एक होता है कि हमारे को गाइड कर देंगे, हम खुद लगाएंगे अपना पैसा, उसके बदले अपनी फीस लेंगे, कंसल्टेंसी फीस। दूसरा होता है कि कहेंगे कि हम आपका पोर्टफोलियो मैनेज कर देते हैं, आप अपना पैसा हमारे को दे दो, हमारे पैसे से कोई यूज करके अलग अलग कंपनी में लगाएंगे और वहां से जो इनकम जनरेट होगी कुछ पैसा अपने पास रखेंगे, कुछ पैसा हमारे को दे देंगे प्रॉफिट का। तो एक तरीका ये होता है। तो ये ऐसी कंपनी जिसका मेन काम ही दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करना है, इसको हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट कंपनी। और ये इंडिया में एनबीएफसीज होती हैं। एनबीएफसीज का मतलब क्या होता है? नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनीज। मतलब ये बैंक का काम नहीं करती, फाइनेंस का काम करती हैं। फाइनेंस के तो काम कर रही हैं, पैसे का लेन देन कर रही हैं, लोगों से पैसा ले रही हैं, उनका आगे इन्वेस्ट कर रही हैं। तो इसको हम बोलते हैं एनबीएफसी, नॉन बैंकिंग फाइनेंशियल कंपनी, इन्वेस्टमेंट कंपनी। जैसे म्यूचुअल फंड्स होते हैं ना, ये वैसे ही काम करती हैं, मगर म्यूचुअल फंड इंडिया में ट्रस्ट की फॉर्म में बनते हैं और वो ट्रस्ट एक्ट में रजिस्टर होते हैं। ये कंपनीज की फॉर्म में बन रही हैं इन्वेस्टमेंट कंपनीज। म्यूचुअल फंड का काम क्या होता है? जैसे मान लो, देखो दो तरीके, मान लो मेरे पास 1 करोड़ रुपए पड़ा है और मेरे को किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर में लगाना है। तो एक तरीका तो है कि भाई मैं खुद जाऊं, किसी कंपनी के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट कर दूं। अब हो सकता है वो पैसा बहुत ज्यादा रिटर्न दे दे, हो सकता है पैसा डूब जाए क्योंकि मैंने तुक्का मारा है। तो अब उसमें क्या होगा? जो रिटर्न होगी वो पूरी की पूरी मेरी, अगर लॉस भी होगा तो पूरा का पूरा मेरा। म्यूचुअल फंड में क्या होता है कि अगर मेरे को पता है, मैं समझदार इन्वेस्टर नहीं हूं, मेरे को इन्वेस्टमेंट करने की समझ नहीं है, लेकिन मेरे पास पैसा पड़ा है, तो म्यूचुअल फंड वालों के अंदर क्या होता है? सीएसीएस सीएम में बड़े बड़े प्रोफेशनल्स की डेडिकेटेड टीम होती है। वो प्रॉपर एनालाइज करते हैं किस कंपनी में पैसा लगाना है, किस कंपनी में पैसा नहीं लगाना।
तो वो उस एनालाइज करने के बाद आपके बिहाफ पे उस कंपनी में पैसा लगाते हैं। आपसे म्यूचुअल फंड का नाम ही क्या, काम ही क्या है, म्यूचुअल फंड ने आपसे पैसा लिया, आपके बिहाफ पे अलग अलग कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया, वहां से जो इनकम जनरेट हुई उसका कुछ पोर्शन खुद रख लिया, कुछ पोर्शन आपको दे दिया। यही म्यूचुअल फंड का काम है, यही इन्वेस्टमेंट कंपनी का भी काम होता है। तो इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन होती है? एनबीएफसीज। तो वो क्या कहता है 186(1) क्या कहता है कि आप जब किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, मान लो मैं किसी कंपनी में इन्वेस्टमेंट करना चाहता हूं और मैं खुद नहीं करना चाहता, किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू करवाना चाहता हूं, तो उसमें एक लिमिट है कि कितनी इन्वेस्टमेंट, मान लो अभी वो बताऊंगा आगे कि कैसे कैसे इन्वेस्ट करना है, किस तरीके से करना है, उसके बारे में 186(1) में दिया हुआ है। ये बात समझ आ गई? तो 186(1) को सिर्फ इंपल्स से पहले इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है आपको समझ आ गया। तो अगर आपके पास पैसा पड़ा है और आप किसी दूसरी कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते हो, लेकिन खुद अपने पास से नहीं करना चाहते, इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू करवाना चाहते हो, तो कैसे कर सकते हो, किस तरीके से कर सकते हो, किस हद तक कर सकते हो, उसके बारे में 186 में लिखा हुआ है। और फिर 186(2) से लेकर 13 तक तो प्रोविजन सिंपल है कि जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देती है, इन्वेस्टमेंट देती है, गारंटी देती है, सिक्योरिटी देती है, तो कितने अमाउंट तक का दे सकते हैं वो यहां लिखा हुआ है। और 186(1) में क्या लिखा हुआ है कि जब आप इन्वेस्टमेंट करोगे तो किस तरीके से करोगे इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू, एक लिमिट दी हुई है कि भाई एक कंपनी इस लिमिट के बियॉन्ड जाके इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकती। वो लिमिट अमाउंट की नहीं है, लेयर्स की है। वो लेयर्स क्या होता है अभी समझाऊंगा। अब इसको समझाने से पहले आपको याद होगा मैं तुम्हारे को ना एक होल्डिंग सब्सिडरी का कंसेप्ट समझाया था, पहले मैं उस पे लेके चल रहा हूं, फिर आगे समझ आएगा। अभी आई होप आपको 186(1) और 2 में क्लियर डिफरेंस क्लियर हो गया। 186(1) किसमें डील करता है? डील्स विद द मैक्सिमम नंबर ऑफ लेयर्स। जब मैं ऐसे लेयर का मतलब क्या होता है, जैसे मान लो एक कंपनी एक्स लिमिटेड, एक्स इन्वेस्ट कर रही है वाई के अंदर, तो ये हो गई लेयर 1। वाई आगे इन्वेस्ट कर रही है जेड के अंदर, ये हो गई लेयर 2। तो ऐसे कितनी लेयर बन सकती हैं, आप कितने के थ्रू आगे आगे इन्वेस्ट कर सकते हो, उसके बारे में 186(1) में लिखा हुआ है कि आप कितनी लेयर बना सकते हो। और 186(2) से लेकर 13 तक में क्या लिखा हुआ है? 186(2) से लेकर 13 डील्स विद द इंटर कॉर्पोरेट इन्वेस्टमेंट प्रोवाइडिंग लोन गारंटी एंड सिक्योरिटी टू द अदर बॉडी कॉर्पोरेट्स और अदर पर्संस। देखो 186 किसके बारे में बात कर रहे हैं 2 से लेकर 13 तक, कि आप जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, गारंटी सिक्योरिटी प्रोवाइड कर रही है, खाली कंपनी को नहीं, किसी अदर पर्सन को भी। लेकिन अब अदर पर्सन में तो कंपनी का डायरेक्टर भी आ सकता है, तो आपको साथ में सेक्शन 185 जोड़ना पड़ेगा, क्योंकि अब अगर तो अदर पर्सन देखकर ऐसा लग रहा है कि भाई आप किसी को भी लोन दे दो, अदर पर्सन मतलब कोई भी, मगर आप सबको नहीं दे सकते साथ में। इसलिए मैंने क्या बोला था, साथ में सेक्शन 185 भी पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि 185 में यह बताया हुआ था कि किसको लोन दे सकते हो किसको नहीं। तो ले दे के आप ऐसे समझो कि 185 को पहले क्लियर होना चाहिए माइंड में कि किसको लोन दे सकते हो किसको नहीं, उसी के बाद 186 को पढ़ना है। पहले वहां से बंदा क्लियर होगा, क्योंकि जो लोगों को मना करा हुआ है अदर वहां पे कि 185 में नहीं दे सकते, डायरेक्टर्स को मना करा है, क्योंकि एक कंपनी में डायरेक्टर को लोन नहीं दे सकती, तो यहां पे अदर पर्सन में फिर डायरेक्टर कवर नहीं होंगे, क्योंकि 185 मना कर रहा है। तो ले देखे एक कंपनी यहां पे ये कह रहा है ना 186(2) से लेकर 13 तक की, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन देगी या किसी अदर पर्सन को लोन देगी, अदर पर्सन मतलब कोई इंडिविजुअल है तो वो कोई इंडिविजुअल, जब एक कंपनी किसी नॉर्मल इंडिविजुअल को लोन दे रही है, लेकिन इस इंडिविजुअल में कौन कौन आएगा कौन कौन नहीं आएगा, उसके लिए आपको 185 रेफर करना पड़ेगा। तो कह रहा है अगर एक कंपनी दूसरी कंपनी को लोन दे रही है, किसी अदर पर्सन को लोन दे रही है, तो आपको 186(2) से लेकर 13 तक सबसेक्शन फॉलो करने पड़ेंगे। और लोन देने के लिए आपको बोर्ड रेजोल्यूशन पास करवाना पड़ेगा, वो भी यूनानिमस वाला। यूनानिमस का मतलब आपको ऑल डायरेक्टर्स की कंसेंट लेनी पड़ेगी, और साथ में कुछ अदर प्रोविजंस भी फॉलो करने पड़ेंगे जो सेक्शन में लिखे हुए हैं। और साथ में हमने इसको 185 से जोड़ा, तो क्या कि अदर पर्संस का मतलब ये नहीं कि आप किसी को भी दे दोगे, साथ में 185 को भी ध्यान देना पड़ेगा कि 185 में कुछ लोगों को मना करवा तो उनको नहीं देना, उनको नहीं देना। तो फिर वही कनेक्शन मैंने जोड़ा, 179(3) लोन दे सकते हो, 185 किसको देना है किसको नहीं देना 185 में लिखा हुआ है, कितना देना है और किस तरीके से देना है 186 में लिखा है। ये खत्म हो गई। अब आगे सेक्शन 186 को स्टार्ट, अब प्रॉपर 186 को स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ याद दिला रहा हूं आपको होल्डिंग सब्सिडरी वाला कंसेप्ट, क्योंकि उसका जिक्र हुआ यहां पे, तो मैं पहले क्लियर कर दूं। आप लोगों ने मेरे से 2 सेक्शन पढ़े थे स्टार्टिंग में, टाइप्स ऑफ कंपनीज वाले चैप्टर में। पहले मैं इसको यहीं से जोड़ता चल रहा हूं ताकि आपको समझ आ जाए बातें, क्योंकि अब मैं 186 को भी मैंने अभी तक भी 186 स्टार्ट नहीं करा, अभी तक तो मैंने सिर्फ इंट्रो दिया है कि 186 के अंदर क्या क्या हम पढ़ने वाले हैं। लेकिन उसको सोच रहे हो ना, बैकग्राउंड इतना टेक्निकल है, उसको समझाने से पहले बहुत बेस बनवाना पड़ रहा है। तो मैं टाइप्स ऑफ कंपनीज को स्टार्ट करने से पहले कुछ बातें करने जा रहा हूं आप लोगों से। क्या? अच्छा, टाइप 186 को स्टार्ट करने से पहले हमने जब एक टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर पढ़ा था, वहां पे हमने 2 चीजें पढ़ी थी, एक पढ़ी थी होल्डिंग कंपनी और एक पढ़ी थी सब्सिडरी कंपनी।
होल्डिंग कंपनी का सेक्शन था 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन था 2 क्लॉज 87। होल्डिंग कंपनी का सेक्शन था 2 क्लॉज 46, सब्सिडरी कंपनी का सेक्शन था 2 क्लॉज 87। वहां पे हमने ये पढ़ा था कि होल्डिंग सब्सिडरी होता क्या है, तो हमने ये पढ़ा था, वैसे 3 क्राइटेरिया थे, लेकिन मोटा मोटा हमने ये पढ़ा था कि मान लो अगर एक कंपनी है एच लिमिटेड और मान लो एक कंपनी है एस लिमिटेड, एक कंपनी है एच लिमिटेड और मान लो एक कंपनी है एस लिमिटेड। अगर एच लिमिटेड एस लिमिटेड के मोर देन 50% टोटल वोटिंग पावर होल्ड करती है, और टोटल वोटिंग पावर का मैंने मतलब बताया था कि जनरली इक्विटी कवर होती है, प्रेफरेंस कवर नहीं होती। तो मतलब अगर एक्स लिमिटेड एच लिमिटेड अगर एस लिमिटेड के मोर देन 50% इक्विटी शेयर्स खरीदती है तो एच लिमिटेड हो गई होल्डिंग कंपनी एंड एस लिमिटेड हो गई सब्सिडरी कंपनी। ये हमने वहां पे चीज पढ़ी थी, ये हमने वहां चीज पढ़ी थी। तो इसका मतलब अगर मान लो एस लिमिटेड के अंदर टोटल में 10,000 इक्विटी शेयर्स हैं, तो अगर उसमें से 5,001 और मोर इक्विटी शेयर्स एच लिमिटेड एस लिमिटेड के खरीद लेती है तो एच हो गई होल्डिंग, एस हो गई सब्सिडरी। ये तो हमने सीखा ही था। प्लस हमने वहां पे ये देखा था कि एक होल्डिंग कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं हो सकती। क्या मतलब था, मैंने तुम्हारे को बताया था। तो जैसे मैंने बताया था कि मान लो एक कंपनी है एच लिमिटेड, ये मैंने तुम्हारे को सब कहां पढ़वाया था, सेक्शन 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी कंपनी की डेफिनेशन में। नहीं आता तो वापस जाकर खोल के देख लेना। तो मान लो एक कंपनी है होल्डिंग एच लिमिटेड, मान लो एच की सब्सिडरी है एस, मान लो ये होल्डिंग कंपनी है, मान लो ये सब्सिडरी कंपनी है, तो ये हो गई लेयर 1, ये हो गई लेयर 1 कंपनी, लेयर 1। मान लो एस की सब्सिडरी है जेड लिमिटेड, ये एस की सब्सिडरी है, ये हो गई लेयर 2। तो हमने पढ़ा था एक कंपनी की मैक्सिमम 2 लेयर सब्सिडरी हो सकती है। अब जेड मान लो अपने नीचे एक और सब्सिडरी बनाना चाहे पी लिमिटेड, ये इसको अपनी सब्सिडरी बनाना चाहे, लेयर 3 बनाना चाहे, तो वो नहीं बना सकता, नॉट अलाउड, नॉट अलाउड, अलाउड नहीं था। एक कंपनी की मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी हो सकती है। इसका रीजन बताया था मैंने कि ये लोग कंपनियां फंड्स घुमाती थी, इसको हम बोलते हैं साइफनिंग ऑफ फंड्स। तुम्हारे को मैंने सब्सिडरी कंपनी के सेक्शन में सिखाया था कि किस तरीके से ये लोग पैसा घुमाती हैं, बबल कंपनीज बनाती हैं। मैंने तुम्हारे को बताया इंफ्रा कंपनीज होती थी, वो लेयर पे लेयर बना के नीचे नीचे 3 सब्सिडरी बनाती थी और फेक सर्विसेज दिखाती थी। मान लो मैं एक कंपनी हूं, मान लो इसने दिखाया कि भाई ये दोनों आपस में कंट्रोल कर रही है कि भाई इसने इसको सर्विसेज प्रोवाइड करी, एक्चुअल में कोई प्रोवाइड नहीं करी, बदले में ये इसको पैसा दे रही है, तो पैसा वहां से नीचे आ गया। फिर बदले में ये दिखा रहे हैं कि भाई पी ने जेड को सर्विसेज दी, जेड ने आगे पी को पैसा दे दिया। फेक बिल बन रहे हैं, फेक सर्विसेज दिखा रहे हैं, फेक गुड्स एंड सर्विसेज दिखा रहे हैं कि इधर से इधर पैसा जा रहा है और पैसा पैसा ट्रांसफर कर रहे हैं, पैसा घुमा रहे हैं, 2 नंबर का पैसा घुमाते चले आ रहे हैं अलग अलग कंपनी से। और इतनी लंबी लंबी चेन बना, पहले क्या होता था, क्योंकि ये रिस्ट्रिक्शन वाली बात 2017 में आई थी, मैंने तुम्हारे को बताया था कि वहां पे एक रूल्स पढ़े थे हमने, कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल 2014, कंपनीज रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स रूल्स 2014, सॉरी 2014 नहीं था, 2017 था आई थिंक। एक मिनट रुको, 16 या 17 था, मैं दिखा देता हूं ना तुम्हारे को। रुको 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 एक मिनट रुको रुको, कोई भी एक बुक खोल लेता हूँ, सीएस सीएमए की कोई भी बुक खोल लेता हूँ, क्योंकि टाइप्स ऑफ कंपनीज तो हर जगह है। ये मैंने टाइप्स ऑफ कंपनीज वाला चैप्टर खोल दिया लो। तो जब हमने टाइप्स ऑफ कंपनी पढ़ा था तो ये हमने सेक्शन 2 क्लॉज 87 पे लेके चल रहा हूं, सब्सिडरी पे। ये रहा
2 क्लॉज 87। तो इसमें हमने एक रूल्स पढ़े थे, कंपनी रिस्ट्रिक्शन ऑन नंबर ऑफ लेयर्स टू 2014। उसमें लिखा था कि कोई भी कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडी नहीं हो सकती, इन 4 को छोड़ के, वहां हमने पढ़ा था। और उसमें हमने पढ़ा था कि अगर किसी की 2 से ज्यादा लेयर पहले से है तो उनको एक फॉर्म CRL1 में डिस्क्लोजर देना होता था। फिर उसमें हमने एक चीज और भी पढ़ी थी कि अगर आप कुछ चीजों को आउट किया हुआ था कि अगर आपकी कंपनी किसी क्या कहते हैं, हमने एक चीज और पढ़ी थी कि ये प्रोविजन अगर आप किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर करते हो जिनकी पहले से 2 से ज्यादा सब्सिडियरी और वो बाहर की किसी कंट्री की है तो आप एक्वायर कर सकते हो, वहां नहीं लगते। अब इसका क्या मतलब था समझाता हूं। हमने बहुत सारी चीजें वहां पहले ही पढ़ी थी, तो मैं सिर्फ लिंक करके दिखा रहा था 2017 वाले रूल से। तो वहां पे हमने ये पढ़ा था कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर रूल नहीं हो सकती, 2017 में आए थे। और अगर किसी की 2017 से पहले सब्सिडी बनी हुई थी 2 से ज्यादा लेयर वाली फॉर्म में, तो वो कंटिन्यू कर सकती है, उनको एक फॉर्म CRL1 में डिस्क्लोजर देना होता था। वो हमने वहां पे पढ़ा था, फॉर्म CRL1 में डिस्क्लोजर देना होता था। ये हमने सेक्शन 287 में पढ़ा था। तो इसका H की सब्सिडी है S, S की सब्सिडी है Z, तो ये लेयर 1 हो गई, लेयर 2 हो गई, तो Z अपने नीचे कोई सब्सिडी नहीं बना सकती। ये हमने कहां पढ़ा था, वहां पे सब्सिडी वाले सेक्शन के अंदर, सेक्शन 287 में हमने पढ़ा था। मगर मैंने तुम्हारे को एक चीज ये बताई थी कि मान लो एक कंपनी है H लिमिटेड, H की सब्सिडी है A लिमिटेड, H की ही सब्सिडी है B लिमिटेड, H की ही सब्सिडी है C लिमिटेड, H की ही सब्सिडी है D लिमिटेड, H की ही सब्सिडी है E लिमिटेड। तो मान लेते हैं सब्सिडी 1, मान लो ये सब्सिडी 2, मान लो ये सब्सिडी 3, मान लो ये सब्सिडी 4, मान लो ये सब्सिडी 5। अब ये देखो, अगर आप देखोगे तो ये सारी एक ही लेयर में है, सबको कंट्रोल H ही कर रहा है, तो ये हो गई लेयर 1 सब्सिडी, ये सारी लेयर 1 में है। तो ऐसे कंपनी की जितनी मर्जी सब्सिडियां हो सकती हैं, ये भी मैंने आपको बात बताई थी। मैंने ये नहीं बोला था कि एक कंपनी की 2 ही सब्सिडी हो सकती है, लेयर की फॉर्म में 2 हो सकती है, वैसे जितनी मर्जी हो सकती है। जैसे अगर आप यहां पे देखोगे तो H की सब्सिडी S, तो ये लेयर 1 हो गई। लेकिन फिर Z को H डायरेक्टली कंट्रोल नहीं कर रहा, Z के पापा कौन है, S, तो इसका मतलब Z को कंट्रोल S कर रहा था, लेयर 2 हो गई। लेकिन यहां पे अगर आप देखोगे तो सबको ही एक ही कंपनी कंट्रोल कर रही है, कौन H, H की A की सब्सिडी भी, A की होल्डिंग भी H, B की होल्डिंग भी H, C की होल्डिंग भी H, D की होल्डिंग भी H, E की होल्डिंग भी H। लेकिन ऊपर वाले एग्जांपल में S की होल्डिंग H, लेकिन Z की होल्डिंग S है। ऑल्दो अलग बात है कि Z भी इनडायरेक्टली H की सब्सिडी होगी, हमने वहां पढ़ा था कि Z को भी इनडायरेक्टली H कंट्रोल कर सकता है, लेकिन इसको डायरेक्ट कंट्रोल कौन कर रहा है, S कर रही है। इसके पापा ऊपर की तरफ कौन है, S, तो मतलब अलग अलग है। तो लेयर 1 थी, लेयर 2 थी, क्योंकि कंट्रोल बदल रहा है, ऊपर वाला कंट्रोल बदल रहा है तभी नीचे वाली लेयर चालू होती है। तो यहां पे H ने S को सब्सिडी बनाया, लेयर 1 हो गई। फिर H ने ही दूसरी नहीं बनाई, H ने Z को बनाया, तो ये लेयर 2 हो गई। लेकिन यहां पे सबको ही कौन बना रहा है, एक ही लेयर में H ही बना रहा है, तो ये लेयर 1 हो गई। फिर अगर A आगे नीचे अपनी ओर बनाएगा, अब A के नीचे अगर मान लो कोई कंपनी आती है Q लिमिटेड, तो ये हो जाएगी लेयर 2। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडी नहीं हो सकती, लेकिन एक लेयर के अंदर जितनी मर्जी सब्सिडी हो सकती है। ये हमने वहां पे भी पढ़ी थी, ये चीज यहां पे भी जिक्र होगा, इसलिए मैं पहले क्लियर करता चल रहा हूं। ये वाला कंसेप्ट अभी यहां भी आएगा। तो एक लेयर में जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन वैसे 2 से ज्यादा लेयर नहीं हो सकती। ये बात आपको क्लियर हो गई। दूसरी चीज हमने एक और भी सीखी थी कि मान लो एक कंपनी है X लिमिटेड, मान लो ये यूएसए में बनी है, यूएसए की कंपनी है, और मान लो इसकी एक सब्सिडी है Y लिमिटेड, ये हो गई लेयर 1, और इसकी एक सब्सिडी है Z लिमिटेड, ये हो गई लेयर 2, और इसकी एक सब्सिडी है Q लिमिटेड, ये हो गई लेयर 3। मान लो इसकी 3 सब्सिडी। अब भाई इंडिया में अलाउड नहीं है ना 2 से ज्यादा लेयर बनाना, मान लो यूएसए में अलाउड है, एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं। तो मान लो इसकी 3 लेयर ऑलरेडी हैं, X के नीचे 3 लेयर है। मान लो एक कंपनी है A लिमिटेड, ये इंडियन कंपनी है, इंडियन कंपनी है, और इस इंडियन कंपनी ने सीधा इस X लिमिटेड को अपनी सब्सिडी बना लिया। अगर इसको अपनी सब्सिडी बना लिया तो A हो गई होल्डिंग, और Y हो गई X हो गई सब्सिडी। इसको X को क्या बना लिया, अपनी सब्सिडी। तो अब इसको सब्सिडी बना लिया, तो इसके लिए A के एंगल से देखोगे तो ये हो गई लेयर 1, और ये हो गई लेयर 1, तो ये हो गई लेयर 2, और ये हो गई लेयर 2, तो ये हो गई लेयर 3, और ये हो गई लेयर 3, तो ये हो गई लेयर 4। उसके नीचे 4 हो गई ना। मगर ये जो इसने A ने X को अपनी सब्सिडी बनाया, इसने तो एक को बनाया, उस X की ऑलरेडी बहुत सारी सब्सिडीज पहले से थी एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री, क्योंकि उनकी कंट्री ने अलाउ करा हुआ था। तो मैंने बताया था ये चीज आपको अलाउड आप कर सकते हो। मतलब आप इंडिया में 2 से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते, लेकिन आप किसी बाहर की कंट्री की कंपनी को एक्वायर कर लेते हो और उस कंपनी की पहले 2 से ज्यादा लेयर है, तो आप उसको अपनी सब्सिडी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि उसकी 2 से ज्यादा लेयर उनके लॉ के अकॉर्डिंग है। ये देखो मैंने तुम्हारे को ये चीज वहां पे पढ़वाई थी, अगर मैं तुम्हें यहां दिखा भी दूं,
ये देखो, इसमें हमने एक पॉइंट पढ़ा था, for the provided that the provision of this rule shall not affect a company from acquiring a company incorporated outside India with the subsidiaries beyond 2 layers as per laws of such country. such country मतलब बाहर वाली कंट्री। तो जैसे मैंने तुम्हें एग्जांपल देके बताया कि हमारे इस एग्जांपल में एक्स जो लिमिटेड है, इसकी ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर बनी हुई है, इसकी 3 लेयर बनी हुई है इनके अपने लॉ के अकॉर्डिंग, यूएसए के अकॉर्डिंग, और हमारी इंडियन कंपनी ने सीधा इस एक्स का ही टेक ओवर कर लिया, इसको अपनी सब्सिडी बना लिया। तो अब जब इसने इसको सब्सिडी बनाया तो वो नीचे वाली सारी सब्सिडीज की लेयर की फॉर्म में इसके अंडर आ गई वो सारी भी। तो यहां पे इसने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर करा जिसकी सब्सिडियां ऑलरेडी बनी हुई है, 2 से ज्यादा लेयर बनी हुई है एज पर ऑल सच कंट्री। तो ये अलाउड, आप ऐसा कर सकते हो। मतलब इंडिया में 2 से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते, लेकिन अगर आप बाहर की किसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो जिनकी ऑलरेडी 2 से ज्यादा लेयर बनी हुई है तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मतलब सीधी सी भाषा में ये कहना चाह रहे हैं, पैसे की घुमाना है तो इंडिया में मत घुमाओ, बाहर से घुमाओ। हिंट है, पैसे के घपला करना है तो इंडिया में सब्सिडी बना के मत करो, बाहर से जाके कर लो, नहीं रोक रहे। ठीक है जी, ये बात समझ आ गई। तो ये तो तुम्हारे को मैंने सब्सिडरी कंपनी के सेक्शन में सब चीजें पढ़वाई थी, बैकग्राउंड दिया था। अब मैं तुम्हारे को सेक्शन 186(1) पढ़ाने जा रहा हूं, क्योंकि उसके अंदर अब इन सब चीजों का जिक्र होगा, तो आपको पहले से पता होना चाहिए था कि ये कितनी लेयर बन सकती है, क्या नहीं। अब हम 186(1) को ढंग से पढ़ेंगे, और फ्लो चार्ट्स वगैरह मैंने बना रखे हैं पहले से, बहुत सारे रेडी कर रखे हैं, आप उसको नोट डाउन करते चलना। अब आपका मजा आने वाला है, अब आपको मजा आएगा। अभी तक तो 186 स्टार्ट ही नहीं हुआ, अब 186 स्टार्ट करूंगा मैं अब। ठीक है जी, अब करते हैं, रुको। तो आओ गाइस, अब चैप्टर को बुक से पढ़ना स्टार्ट करते हैं ऑफिशियली। पहले इस इंट्रोडक्शन वाले पैराग्राफ में ये सब बताया हुआ है कि भाई डायरेक्टर्स को इन्वेस्ट करने की पावर, लोन देने की पावर सेक्शन 179 से आई है, लेकिन कितना लोन दे सकते हैं ये कंपनी वाले, उसके लिए 186 के अंदर प्रोविजंस दिए हुए हैं, वो भी हम पढ़ेंगे कितना दे सकते, लिमिट हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो पहले पैराग्राफ में सिर्फ इतना दिया, इस लिमिट को अभी इग्नोर भी कर देना कि कितने लिमिट तक का दे सकते हैं, इसको चाहो तो इस पैराग्राफ को भी इग्नोर कर देना, क्योंकि भी आगे जाके डिटेल में पढ़ोगे। तो पहले में ये बताया हुआ कि मैंने तो 179(3) से पावर आई है कंपनी को लोन देने की, और कितना दे सकती है वो 186 में प्रोविजन दिए हुए हैं। तो इसमें ये बता रहा है, कुछ टर्मिनोलॉजीज हैं जो इसके अंदर बात कर रहा है, ये भी मेरे को पढ़ाने की जरूरत नहीं है, मैंने जगह जगह पढ़ रखा है। फ्री रिजर्व्स क्या होते हैं, जो फ्री फॉर डिस्ट्रीब्यूशन डिविडेंड है, जिनको फ्रीली बांटा जा सकता है। फ्री रिजर्व्स का मतलब क्या होता है, पेड अप शेयर कैपिटल क्या होती है, पेड अप शेयर कैपिटल में इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल दोनों आती है। ठीक है, ये मैंने पहले ही बता रखा था। ये 2 शब्द हैं जो क्या कहते हैं इस चैप्टर में यूज होंगे, तो उसने पहले से स्टार्टिंग में इसका मतलब बताया, लेकिन आपको इसका मतलब ऑलरेडी पता है। मेन सीधा सेक्शन पे आते हैं, मुद्दे पे बात स्टार्ट करते हैं। पहले सेक्शन 186(1) से शुरू करते हैं, खतरनाक सेक्शन, पूरा ही सेक्शन खतरनाक है अपने आप में, लेकिन इसका एनालिसिस बहुत ज्यादा है। 1 बाय 1 समझते हैं। सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 स्टेट्स दैट विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट, इस एक्ट के अंदर जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं उनको बिना नुकसान पहुंचाए। अब ना, अभी इसके लिए 1 मिनट के लिए यहां पे लिख दो, मैं तुम्हें समझा देता हूं। रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 87, रेड विद सेक्शन 2 क्लॉज 87। अच्छा, 2 क्लॉज 87 किसका था, सब्सिडरी कंपनी का था। मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं अभी मैं बताऊंगा। अभी के लिए इतना मानो कि भाई वो ये कह रहा है कि सेक्शन 186 को जब हम पढ़ेंगे तो हम इसको तो फॉलो करेंगे, लेकिन हम इस सेक्शन की वजह से किसी और सेक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। लाइन क्या लिखी है, विदाउट प्रिजुडाइज। प्रिजुडाइज का मतलब होता है अफेक्टिंग, या इसको हम ऐसे भी बोलते हैं कॉजिंग हार्म। प्रिजुडाइज का मतलब होता है नुकसान पहुंचाना या अफेक्ट करना। तो विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट का मतलब क्या हुआ कि इस एक्ट में जो भी प्रोविजंस बताए गए हैं हम उनको मद्देनजर रखते चलेंगे, हम किसी भी सेक्शन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। और मेनली किसी भी सेक्शन में, पता है कौन से सेक्शन की बात कर रहा है, 2 क्लॉज 87 की बात कर रहा है। ऐसा क्यों कर रहा है मैं वहां पे भी लिखवाऊं, मैं अभी बताऊंगा। और ये चीज वहां पे भी लिखी हुई है, अगर मैं तुम्हारे को पहले साथ साथ टाइप्स ऑफ कंपनी वाला चैप्टर भी खोल दूं तो वहां पे भी एक चीज लिखी हुई है, अगर तुम्हारे को मैं लेके चलूं। जनरली मैं वहां पे उसको पढ़ाते वक्त उस लाइन पे इतना फोकस नहीं करता, क्योंकि तुम लोग वहां तक पहुंचे नहीं होते। तुम्हें वो चीज उस लेवल पे, जब तुम्हें टाइप्स ऑफ कंपनी समझा रहा होता हूं, तब तक वो चीज तुम्हारे लिए बेकार होती है, समझाने के लिए इतनी रेलेवेंट होती नहीं है। इसलिए जनरली मैं उस चीज को वहां पे इग्नोर करवा देता हूं। लेकिन अभी मैं तुम्हें दिखाता हूं, वहां पे भी 186 का जिक्र किया गया है। 2 क्लॉज 87 में भी 186 का जिक्र किया गया है। वो क्या जिक्र है अभी मैं बताऊंगा। अभी इस लाइन को इतना छोड़ देते हैं, मगर मैं पहले 2 क्लॉज 87 पे ले चलता हूं। देखो ये 2 क्लॉज 87 है, इस सब्सिडरी कंपनी वाला। यहां पे एक लाइन लिखी हुई है, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी इन डेरोगेशन विद द प्रोवाइजो टू सेक्शन 186 सबसेक्शन 1।
186(1) के अंदर जो भी रूल कौन से वाले रूल्स है? कंपनी रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ रेयर रूल्स। और ये रूल्स किसका पार्ट है? इस सेक्शन 2 क्लॉज 87 का पार्ट है। मतलब उसमें क्लियर कट लिखा है कि ये जो रूल्स है, अच्छा इन रूल्स में क्या था कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं होंगी, जो अभी थोड़ी देर पहले मैंने समझा दिया तुम्हारे को ये वाला कंसेप्ट कि एक कंपनी की मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ सब्सिडरी हो सकती है। एक कंपनी की सब्सिडरी जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन मैंने तुम्हारे को बताया कि एक कंपनी की लेयर ऑफ सब्सिडरी खाली कितनी हो सकती है? मैक्सिमम 2। तुम्हारे को मैं ये ऑलरेडी समझा चुका हूं। ये कहां गया जी? कहां गया? ये रहा। लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3 अलाउड नहीं है। फिर हमने एक चीज और समझी अभी भी, क्या कि एक कंपनी की वैसे एन नंबर ऑफ सब्सिडरी हो सकती है एक लेयर के अंदर, लेकिन लेयर वाइज खाली 2 हो सकती है। कि ऐसा क्यों होता है कि कंपनीज लेयर बाय लेयर घुमाकर आगे आगे फेक सर्विसेज दिखाकर, फेक गुड्स दिखाकर उनसे पैसा चार्ज करती हैं, ऊपर का पैसा नीचे ट्रांसफर करवा देती हैं। एक्चुअल में कोई सर्विसेज, कोई गुड्स आ ही नहीं रहे होते। फेक सेल परचेज, फेक गुड्स की सेलिंग बाइंग दिखाकर अपनी ही ग्रुप कंपनियों के अंदर ट्रांजैक्शंस दिखाकर, फेक ट्रांजैक्शंस दिखाकर पैसा घुमाती हैं। तो अब अगर लिमिटेड कंपनीज में पैसा घूम रहा होगा 1 लेयर तक, 2 लेयर तक, तो पकड़ा जाएगा। अब तुम 100 लेयर बनाओगे तो साला यही नहीं पता लगेगा पैसा आया कहां से था, इसका ओरिजिन क्या था। तो इसलिए पैसा ना घुमाया जाए, इसलिए लेयर बनाना अलाउड नहीं है। और उन्होंने वहां पे एक चीज क्लियर कट लिखी थी, ये बात तो कहां लिखी है? ये रूल्स में लिखी हुई है सेक्शन 2 क्लॉज 87 में, जो कंपनी रिस्ट्रिक्शन नंबर ऑफ रेयर जो सब्सिडरी कंपनी में हमने पढ़े थे। यहीं पे एक लाइन लिखी है, द प्रोविजन ऑफ दिस रूल शैल नॉट बी इन डेरोगेशन विद सेक्शन 186 सबसेक्शन 1 के प्रोवाइजो। प्रोवाइजो का मतलब क्या होता है? एक्सेप्शन। अभी मैं तुम्हारे को पढ़वाऊंगा सेक्शन 186(1) के अंदर 2 एक्सेप्शन दी हुई है, वो भी पढ़वाऊंगा। क्या है मतलब? ले देखिए, वो ये कह रहा है कि सेक्शन, इस रूल्स का कभी भी सेक्शन 186 से कोई कंफ्लिक्ट नहीं होना चाहिए। मतलब ऐसा होना चाहिए कि मतलब ये रूल के प्रोविजंस 186 के अगेंस्ट नहीं जाने चाहिए। और वहां पे ऐसा लिखा हुआ है 186 में क्या लिखा हुआ है कि हमारा ये सेक्शन किसी भी लॉ के अगेंस्ट नहीं जाएगा, इस एक्ट के किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाएगा। तो लेते हैं कि अगर आप दोनों को जोड़ो तो कहने का मतलब क्या बन रहा है? 2 क्लॉज 87 बोलता है कि हम 186 के अगेंस्ट नहीं जाएंगे, और 186 बोलता है कि हम किसी भी सेक्शन के अगेंस्ट नहीं जाएंगे इस एक्ट के। तो ले देखिए, आप ऐसे समझो कि हमें अब जब ये 186 को अगर हम वाइडर एंगल से देखें तो 186 कह रहा है कि हम किसी के भी अगेंस्ट नहीं जाएंगे, तो हम 2 क्लॉज 87 के अगेंस्ट भी नहीं जा सकते। तो ले देखिए, हमें ऐसे समझना है कि हमें 2 क्लॉज 87 को भी फॉलो करना है और 186 को भी फॉलो करना है। हमें कंफ्लिक्ट पैदा नहीं करना, दोनों को साथ लेके चलना है। अब वो साथ कैसे लेकर चलेंगे अभी मैं बताऊंगा, क्योंकि दोनों जगह प्रोविजन सेम ही दिए हुए हैं, तो वो कंफ्लिक्ट हो ही नहीं रहा। अभी हम पढ़ेंगे। अब शुरुआत यहां से करते हैं। पहले भी एक लाइन समझ आइए, तो सिर्फ इतनी एक लाइन समझाइए तुम्हारे को। 186(1) प्रोवाइड्स दैट विदाउट प्रिजुडाइज टू द प्रोविजन कंटेन्ड इन दिस एक्ट, मतलब इस एक्ट के किसी भी सेक्शन को बिना नुकसान पहुंचाए, अ कंपनी शेल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब्ड। अभी पहले मैं इस अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब को भी इग्नोर कर देता हूं, अब सीधा ऐसे पढ़ो। अ कंपनी शेल मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अच्छा, इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी कंपनी होती है? जिसका मेन काम दूसरी कंपनी के शेयर डिवेंचर्स में इन्वेस्ट करना होता है। तो मान लो अगर मेरे पास बहुत पैसा है, मैं उसको आगे इन्वेस्ट करना चाहता हूं, तो मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी लेयर 1 बना सकता हूं, उसके नीचे एक उस पैसे को आगे और घुमाने के लिए लेयर 2 में लगा सकता हूं, मगर उससे नीचे नहीं जा सकता। अगर आपको समझ आ रहा हो तो सेम कंसेप्ट सब्सिडरी में भी था कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं होंगी। यहां पे वो ये कह रहा है कि एक कंपनी 2 से ज्यादा लेयर में इन्वेस्टमेंट नहीं करेगी, लेकिन साथ में क्या लिख रहा है? अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब। अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब का मतलब क्या है? अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब का मतलब है कि अगर इस सेक्शन के अंदर कहीं पे प्रिस्क्राइब किया गया है, या इस एक्ट में कहीं और प्रिस्क्राइब किया गया है कि 2 से ज्यादा लेयर हो सकती हैं, किसी एक्सेप्शनल केसेस में तो हो सकती हैं। इसका मतलब ये, अच्छा, और वो वहां पे भी थे एक्सेप्शन, वहां भी थी एक्सेप्शन। वहां क्या थी कि नॉर्मली तो एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं हो सकती। वो हमने देखा था कि मैक्सिमम 2 लेयर सब्सिडरी हो सकती है, तीसरी नहीं हो सकती। लेकिन हमने देखा था कि अगर कोई इंडियन कंपनी किसी फॉरेन कंपनी को एक्वायर कर रही है और उस फॉरेन कंपनी की ऑलरेडी 2 लेयर्स हैं, 2 से ज्यादा लेयर्स हैं एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री, और हम सीधा उसी कंपनी को एक्वायर कर लेते हैं, तो सीधा अल्टीमेटली हमारी हो गई ना 2 से ज्यादा लेयर। लेकिन हमने जिस कंपनी को एक्वायर करा है वो बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग बनी है, और उसने जो लेयर बनाई हुई थी वो बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग बनाई थी, तो हम वहां पे बना सकते थे उस केस में। तो वहां हमने एक्सेप्शन देखी थी कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर भी सब्सिडरी हो सकती है इस एक्सेप्शनल केस के अंदर, वरना नॉर्मली 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडी नहीं हो सकती। तो सेम कुछ मिलता जुलता यहां पे भी आपको दिखेगा। क्या दिखेगा? पहले तो वो क्या बोल रहा है, पहले यहीं पढ़ते हैं, लाइन को पढ़ते दोबारा। क्या कह रहा है?
A company shall make investment through not more than two layer of investment company। एक कंपनी की दो से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होगी। मतलब मैंने एक कंपनी में इन्वेस्ट करा लेयर 1, वो कंपनी आगे फर्दर उस पैसे को इन्वेस्ट कर रही है लेयर 2, अब इससे ज्यादा नहीं जाओगे नीचे, ताकि ये पता लग सके कि सोर्स कहां है, पैसा आ कहां से रहा है। लेकिन लाइन के लिखिए अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब। अब इसका क्या मतलब है कि अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब मींस अगर इस सेक्शन के अंदर या कहीं और ये प्रिस्क्राइब किया गया कि इन एक्सेप्शनल केसेस में दो से ज्यादा लेयर हो सकती हैं तो हो सकती हैं। अब ये क्या है, मैं इसी लाइन का एग्जांपल समझा रहा हूं। ये लो लिखो, ये लो दिखा मैंने बना रखा है, बनाओ। अब ऊपर चलते हैं फ्लो चार्ट्स की तरफ। ठीक है जी, अब शुरू करते हैं एनालिसिस को। तो ये हमने यहां पे थे, हमने ये पढ़ लिया था। अब ये तो कोई बड़ी लाइन लिखी हुई है, ये तो तुम्हारे को मैंने पढ़ा दी। मैक्सिमम 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी सेक्शन 186(1), इसमें ये लाइन तुम्हारे को मैंने अभी पढ़वा दी कि एज पर सेक्शन 186(1) विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन इन दिस एक्ट अ कंपनी शैल अनलेस अदरवाइज प्रिस्क्राइब मेक इन्वेस्टमेंट थ्रू नॉट मोर देन 2 लेयर्स ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनीज। अब इसका एग्जांपल समझो। एग्जांपल ऑफ रिस्ट्रिक्शन ऑन मोर देन 2 लेयर सेक्शन 186(1). पहले हम बात करते हैं कि 186(1) के हम समझ रहे हैं कि 2 लेयर पहले तो 2 से ज्यादा अलाउड नहीं है, और कब 2 से ज्यादा बन सकती है उसके बारे में भी देखेंगे। एग्जांपल 1, एक कंपनी है एबीसी लिमिटेड। ये एबीसी लिमिटेड मे और मे नॉट बी एन इन्वेस्टमेंट कंपनी। ये खुद जो एक कंपनी है, हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, हो सकता है ये इन्वेस्टमेंट कंपनी ना हो। मतलब हो सकता है नॉर्मल कंपनी हो, कपड़े बेचती हो, एनबीएनएफसी हो, नॉन देखो इन्वेस्टमेंट कंपनी तो एनबीएफसी होती है। हो सकता है ये एनबीएनएफसी हो, मतलब नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी हो सकता है, कपड़े बेचती हो, जूते बेचती हो, एसी बेचती हो, फ्रिज बेचती हो, कुछ भी बेचती हो। तो ये हो गई पहली कंपनी। अब इसके एंगल से हम शुरू कर रहे हैं कि मान लो अगर ये इन्वेस्ट करती है किसी एक कंपनी में, और जिसमें वो इन्वेस्ट कर रही है वो एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। और इन्वेस्टमेंट कंपनी कौन सी होती है, मैंने तुम्हारे म्यूचुअल फंड की तरह काम करते हैं। इनका काम क्या होता है, आपसे पैसा लेके अलग अलग कंपनी के शेयर डिवेंचर में इन्वेस्ट करना। तो आपने अपना पैसा इस एक इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में लगाया, ये हो गई लेयर 1, और इसने उस पैसे को आगे लगा दिया इन्वेस्टमेंट इन इन्वेस्टमेंट कंपनी 2। इसने एक फर्दर किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी में पैसा लगा दिया, ये हो गई लेयर 2। फिर इस इन्वेस्टमेंट कंपनी ने फर्दर किसी तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट करा XYZ लिमिटेड, लेकिन ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो अलाउड है, तो अलाउड है। लेकिन अगर ये इसके आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो अलाउड नहीं थी। यहां पे क्या लिखा है, अब मैं पहले नॉर्मल समझाता हूं, फिर एग्जांपल पे आऊंगा वापस। एक चीज समझाता हूं पहले क्या, ये फिर इसको सब्सिडीज जोड़ेंगे, फिर ऊपर उसको एग्जांपल पे आऊंगा। वो थोड़ा सा एडवांस लेवल एग्जांपल है। सिंपल कहना वो ये चाह रहा है कि मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, मान लो एक एनबीएनएफसी है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी है, एनबीएनएफसी। अब एनबीएनएफसी कौन होती है, जो ना बैंक का काम कर रही है ना फाइनेंस का कर रही है। एग्जांपल ये शूज बेचती है, एग्जांपल ये आईटी कंपनी है, एग्जांपल ये इंफ्रा कंपनी है, रियल एस्टेट का काम करती है, कोई भी हो सकती है, सारी एनबीएनएफसी है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी से। मान लो ये एक कंपनी है, ये एक इन्वेस्ट कर रही है कंपनी में, इन्वेस्टमेंट कंपनी 1, इन्वेस्टमेंट कंपनी 1। इसमें इसने क्या करा, इन्वेस्ट करा। तो ये जो इन्वेस्ट करा तो ये हो गई लेयर 1, ये अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। अब इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट कर दिया इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में। कंपनी 2 में, ये हो गई लेयर 2। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करना चाहती है इन्वेस्टमेंट कंपनी 3 में, इन्वेस्टमेंट कंपनी 3 में। अब ये हो गई लेयर 3, दिस इज नॉट अलाउड, दिस इज नॉट अलाउड। खाली एक कंपनी की मैक्सिमम आप जब इन्वेस्टमेंट करोगे तो खाली मैक्सिमम 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी तक इन्वेस्ट कर सकते हो। तो आप तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं मार सकते। मतलब आपकी जो लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट होंगी वो मैक्सिमम 2 तक होंगी। आपके पैसे को यहां इन्वेस्ट करेगा, लेयर 1 हो गई। इस पैसे को फर्दर इन्वेस्ट करेगा, लेयर 2 हो गई। इस पैसे को फर्दर किसी और इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं किया जा सकता, लेयर 3 नहीं बनाई जा सकती। सेम कंसेप्ट वहां पे भी हो गया। एक कंपनी की मैक्सिमम 2 ही लेयर सब्सिडियरी हो सकती है, लेयर 1 लेयर 2, उसके बाद फर्दर लेयर 3 नहीं बन सकती। ये बात समझ आ गई, ये बात हमारे को समझ आ रही। लेकिन इसी की जगह अगर ये थर्ड वाली कैटेगरी जो है, ये जो यहां पे लेयर 2 के बाद अब जब इसमें इन्वेस्ट करा गया फर्दर इन्वेस्ट, ये जो ये वाली कंपनी है, मान लो अब ये जिसमें इन्वेस्ट करा गया,
इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 के बाद इसमें जो फर्दर इन्वेस्ट करा गया, मान लो ये इन्वेस्ट करा गया एबीसी लिमिटेड में। ऊपर वाली कंपनी कौन सी थी? एक्स लिमिटेड। अब जिसमें इन्वेस्ट करा गया वो एबीसी लिमिटेड, और ये एबीसी लिमिटेड एक एनबीएनएफसी है। और ये जो एनबीएनएफसी है, मतलब ना तो ये बैंक का काम करती है ना फाइनेंस का काम करती है, मतलब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, ये नॉर्मल कोई भी कंपनी है। और इस पैसे ने इस फंड को अपने बिजनेस में यूज कर लिया। मान लो इस कंपनी का जो बिजनेस है वो रेडीमेड गारमेंट्स का है, और इस कंपनी ने उस पैसे को अपने बिजनेस में क्या कर लिया? यूज कर लिया। कहानी खत्म, यहां तक अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं। मतलब एक कंपनी 2 लेयर बना सकती है, तीसरी लेयर पे अगर वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करेगी तो अलाउड नहीं है, किसी नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट करेगी और वो उस पैसे को यूज कर लेगी, ओके। लेकिन अब आगे देखो, ये तो एनबीएनएफसी है, यहां तक कहानी खत्म हो गई। अब इसके बाद ये चेन टूट गई। अब तुम्हारे को लूप होल बता रहा हूं, यहां तक बात खत्म हो गई। अब 2 से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकते। अब यहां से फ्रेश कैलकुलेशन होगी। अब मान लो ये एबीसी लिमिटेड है, ये एनबीएनएफसी है। अब मान लो ये इस पैसे को यूज नहीं करती, ये खुद तो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी। अगर मान लो अब ये इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देती है, ये इस पैसे को आगे इन्वेस्ट कर देती है, मान लो किसी कंपनी में ये किसी कंपनी में इन्वेस्ट कर देती है, मान लो पीक्यूआर लिमिटेड में, और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो कर सकती है, अगेन कैलकुलेशन चालू हो जाएगी और ये बनेगी लेयर 1, वापस लेयर 1। और उसके बाद जब ये आगे इन्वेस्ट करेगी, मान लो ये कर रही है अब एलएमआर लिमिटेड में, ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये अगेन हो गई लेयर 2। अब ये आगे फर्दर फिर एक और इन्वेस्टमेंट कंपनी, मान लो एक कंपनी है ZMR लिमिटेड, ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, ये इसमें इन्वेस्ट नहीं कर सकती, अलाउड नहीं है, क्योंकि 2 ही लेयर तक अलाउड है इन्वेस्टमेंट कंपनी। लेकिन 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 अगर ये इसमें आगे इन्वेस्ट करती है, और मान लो एक ZMR लिमिटेड एक कंपनी और ये NBNFC है, तो ये इन्वेस्ट कर सकती है, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि ये एक NBNFC है। इसका मतलब एक बार आपने 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी तक इन्वेस्ट करा, आप तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी नॉर्मल NBNFC में इन्वेस्ट कर सकते हो। और जब आपने नॉर्मल NBNFC में इन्वेस्ट कर दिया तो वहां तक कहानी टूट गई। उसके बाद फ्रेश कैलकुलेशन दोबारा स्टार्ट होगी चेन की। तो उसके बाद आपने जब दोबारा इन्वेस्ट करा तो ये लेयर 1 हो गई, फिर दोबारा इन्वेस्ट लेयर 2 हो गई। उसके बाद आप अब तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में मार सकते हैं, क्योंकि 2 लेयर बन चुकी हैं। अब आप फिर एक NBNFC मारो, फिर आप फिर गेम आगे चला लो, ऐसे कर सकते हो। लेकिन इससे ना क्या है कि ये लूपहोल है किस्म से लॉ में, लेकिन स्टिल ये उसके कंपैरेटिव में बेटर है, क्योंकि अगर वो सारी इन्वेस्टमेंट कंपनी ही हुई तो चेन पकड़ना मुश्किल होगा। लेकिन बीच बीच में यहां चेन टूट रही है ना, 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी के बाद नॉर्मल कंपनी में पैसा आ रहा है, तो चेन पकड़ना आसान होगा। पहले कहां से आया था पैसा घूम रहा है, तो क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी दुनिया जहान के इन्वेस्टरों का पैसा घुमाती है, अलग अलग जगह पे इन्वेस्ट करती है। अब तुम सीधा इन्वेस्टमेंट कंपनीज की चेन बनाना लागू कर दोगे 2 से ज्यादा, तो भाई साहब वो कहां तक चेन जाएगी और पता ही नहीं लगेगा सोर्सेस क्या है, किसके पास से कौन सी इन्वेस्टमेंट कंपनी को किसने पैसा दिया, कहां से फंडिंग आई, कहां से वो आगे चला जा रहा है। 2 लेयर तक अलाउड है, उससे आगे अलाउड नहीं है। लेकिन मैंने लूपहोल क्या बताया कि 2 लेयर के बाद अगर आगे लगाना है तो क्या करो, एक 2 लेयर के बाद रुक जाओ, एक NBNFC में लगा दो, तो यहां पे आपकी चेन खत्म हो गई वो लेयर वाली। अब उसके बाद फर्दर से अब जब दोबारा इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट होगी, लेयर 1 होगी, फिर वो लेयर 2 होगी, क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी तो NBFC होती है और मैक्सिमम आप 2 NBFC पैसा लगा सकते हो। उसके बाद आप क्या कर दो, फिर एक NBNFC में लगा दो। तो ये पहला जो पॉइंट था वो यही था। लाइन को पढ़ो, क्या था? A company shall not make investment through more than 2 layer of investment company। अच्छा, अब ये तो बात समझ आ गई कि 2 से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होंगी। अब उस एग्जांपल पे लेके चलता हूं, ऊपर वाले पे जो मैंने एडवांस लेवल वाला बनाया हुआ था, अब उसको नोट डाउन करना। ये वाले जो लिखवाए ये भी नोट डाउन करना, लेकिन अब जो बनाया हुआ एग्जांपल है जो फ्लो चार्ट की फॉर्म में, उसको भी नोट डाउन करना। अब ये जो एबीसी लिमिटेड है, ये जो स्टार्टिंग वाली कंपनी है, हो सकता है मैंने यहां पे लिख दिया कि हो सकता है इन्वेस्टमेंट कंपनी हो सकता है इन्वेस्टमेंट कंपनी ना हो, जो पहली कंपनी है, इससे फर्क नहीं पड़ता। ये इन्वेस्टमेंट जब चालू कर रही है वहां से खेल चालू होगा। इसने पहली इन्वेस्टमेंट मारी इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में, तो ये लेयर 1 हो गई। दूसरी इन्वेस्टमेंट मारी इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में, लेयर 2 हो गई। अब आपको पता है ये तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में तो नहीं मार सकती, वो अलाउड नहीं है। तो इसलिए मैंने इसने जो तीसरी इन्वेस्टमेंट मारी, रुको, इसने तीसरी इन्वेस्टमेंट मारी फर्दर इन्वेस्ट इन, वो एक नॉर्मल कंपनी में मारी इन्वेस्टिंग। अच्छा, आपको मैंने याद होगा बताया था जो कंपनी इन्वेस्ट कर रही होती है वो इन्वेस्टर कंपनी, जिसमें इन्वेस्ट किया जाता है वो इन्वेस्टिंग कंपनी। जब तीसरी में इन्वेस्टमेंट मारी मैंने लिख दिया ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है।
और इस कंपनी ने इस पैसे को अपने ही बिजनेस पर्पस के लिए यूज कर लिया, तो दिस इज अलाउड। इसका मतलब मैक्सिमम खाली 2 लेयर तक इन्वेस्टमेंट कंपनी बन सकती है। अगर आप इसको सब्सिडरी वाले पोर्शन से जोड़ो, अच्छा यहाँ पे एक चीज मैंने ब्रैकेट में वो लिखी है, ये जो इन्वेस्टमेंट कंपनी है ये इस एबीसी लिमिटेड की हो सकता है सब्सिडरी हो सकता है सब्सिडरी ना हो। अच्छा वहां पे तो लेयर वाले कंसेप्ट में, सब्सिडरी वाले कंसेप्ट में, सब्सिडरी लेयर कब बनती थी, जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में मोर देन 50% इन्वेस्ट करेगी तभी वो सब्सिडरी बनती है। तो हो सकता है कि इस एबीसी लिमिटेड ने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी में मोर देन 50% इन्वेस्ट ना कराओ, खाली 30% इन्वेस्ट कराओ। तो इसका मतलब अगर 30% इन्वेस्ट करा है तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 इस एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी तो नहीं है, लेकिन ये लेयर 1 हो गई क्योंकि इसमें इन्वेस्ट करा और एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो लेयर 1 तो हो गई। इसका मतलब यहां पे हम ये नहीं देख रहे कि जिसमें आपने इन्वेस्ट करा है इन्वेस्टमेंट कंपनी में वो आपकी सब्सिडरी है या नहीं, वो हो भी सकती है और नहीं भी, इसलिए मैंने लिख दिया मे और मे नॉट बी सब्सिडरी। लेकिन अगर आपने उस किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मार दिया तो वो लेयर 1 हो गई। अब वो इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे इन्वेस्ट करेगी तो वो लेयर 2 हो गई। अब जिसमें आपने उसमें जो इन्वेस्टमेंट मारी है हो सकता है 50% से ऊपर की मारी हो सकता है 50% से कम की मारी हो। अगर 50% से ऊपर की मारी होगी तो इन्वेस्टमेंट कंपनी सब्सिडरी भी हो जाएगी प्लस लेयर 1 भी हो जाएगी। अगर 50% से कम की मारी होगी तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी आपकी सब्सिडरी तो नहीं होगी लेकिन लेयर 1 हो जाएगी, लेयर 1 हो जाएगी। फिर आप आगे बात करते हैं, जब इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में इन्वेस्टमेंट मारी तो हो सकता है इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 की सब्सिडरी हो या सब्सिडरी ना हो। सब्सिडरी कब बनती है, जब हम मोर देन 50% इन्वेस्ट करते हैं। तो अगर इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 के अंदर 50% से ज्यादा इन्वेस्ट करे होंगे तो लेयर 2 तो ये बन गई और साथ में सब्सिडरी भी बन गई। और अगर 50% से कम इन्वेस्ट करा होगा तो लेयर 2 तो तब भी बन गई और साथ में लेकिन सब्सिडरी नहीं बनी। तो हमें सब्सिडरी बन रही है या नहीं बन रही है उधर उसे यहां पे देखना ही नहीं है। हमारा जो मेन फोकस है वो ये है कि आपने किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करा तो वो आपका पैसा खाली सिर्फ 2 लेयर तक यूज होगा, ज्यादा यूज नहीं होगा, ताकि हमारे को चेन पकड़ना आसान हो जाए। क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी को तो काम ही शेयर डिवेंचर इन्वेस्ट करना है, वो आपका पैसा लेके कहां तक लगाती चली जाएंगी पता ही नहीं लगेगा। अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी के ऊपर रोक नहीं लगाई ना तो लेयर बनती चली जाएंगी नीचे तक और ट्रेस करना मुश्किल हो जाएगा इस पैसे का सोर्स कहां है, लोग घुमाते चले जाएंगे। तो इसका मतलब अब मैं इसको सब्सिडरी वाले से कनेक्ट करता हूं। मान लो सपोज कर लेते हैं कि मान लो ये 30% की जगह मोर देन 50% की इन्वेस्टमेंट होती, मान लो 60% की इन्वेस्टमेंट होती और मान लो इसने इसमें इन्वेस्ट करा 60% तो ये लेयर 1 हो गई। इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 जो है ये एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी भी हो गई और लेयर 1 भी हो गई। और मान लो इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में इन्वेस्ट करा तो ये 60% इन्वेस्ट कर दिया, मान लो इसने भी आगे, तो ये अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 की सब्सिडरी भी हो गई प्लस लेयर 2 भी हो गई। अब ये आगे इन्वेस्ट नहीं कर सकती, सब आगे अपनी एक सब्सिडरी नहीं बना सकती। अब ये देखो, अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 नीचे इसको अपनी इसके अंदर इन्वेस्ट तो कर सकती है लेकिन सब्सिडरी नहीं बना सकती, इसमें ये मोर देन 50 नहीं लगा सकती। क्यों नहीं लगा सकती, अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 इस नीचे वाली कंपनी में मोर देन 50% इन्वेस्ट कर देगी तो ये XYZ लिमिटेड भी सब्सिडरी बन जाएगी। अगर ये सब्सिडरी बन गई तो ये तो लेयर 3 हो जाएगी। सब्सिडरी वाले एंगल से देखो, अभी मैं सब्सिडरी वाले एंगल से जोड़ रहा हूं। हमने पढ़ा था कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं हो सकती। तो एबीसी लिमिटेड 1 अगर इस नीचे वाली कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है 60% तो लेयर 1 हो गई। सब्सिडरी के एंगल से देख रहा हूं, अभी मैं इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले एंगल से नहीं देख रहा। अभी मैं सेक्शन 2 क्लॉज 87 की 1 से 2 से ज्यादा लेयर नहीं हो सकती उस पर बात कर रहा हूं। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 ने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में 60% इन्वेस्टमेंट करी तो लेयर 2 हो गई। अगर ये इन्वेस्ट और सब्सिडरी 2 हो गई। अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 इस XYZ लिमिटेड में 50% से ज्यादा इन्वेस्ट कर देगी, ये भी अगर मान लो ये भी 60 इन्वेस्ट करना चाहे और कर दे तो उस केस में ये लेयर 3 हो जाएगी। और एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं हो सकती तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 वायलेट हो जाएगा, तो वो तो वैसे भी अलाउड नहीं है। इसका मतलब ये 2 ही लेवल तक ये सब्सिडरी बन सकती है, थर्ड वाले एंगल में तो आप सब्सिडरी वैसे भी नहीं बना सकते। अब ऊपर की बात करते हैं, अब ये वाली बात को मैं खत्म करता हूं, अभी इस अमाउंट वाली चीज को कैलकुलेशन को मैं खत्म करता हूं, लेयर 3 को भी। अब हम दोनों को फिर जोड़ रहा हूं, मैं कंबाइन करवा के दिखा रहा हूं कि वहां क्या था और यहां क्या है। अब ये लो, अब नॉर्मल बात करते हैं, इन्वेस्टमेंट इन। अब मान लेते हैं, क्योंकि मैंने यहां पे लिखा ना मे और मे नॉट बी सब्सिडरी, अब मान लेते हैं कि हमने इसमें खाली 30% इन्वेस्ट करा तो ये हमारी सब्सिडरी तो है नहीं, तो नॉर्मल इन्वेस्टमेंट कंपनी हो गई। इन्वेस्ट करा तो लेयर 1 तो हो गई, क्योंकि यहां अच्छा इसमें और उस सेक्शन में फर्क क्या है, वहां पे 2 क्लॉज 87 में सब्सिडरी वाले सेक्शन में हमारी लेयर सिर्फ तब बनती थी पहले वो हमारी सब्सिडरी बनेगी तभी लेयर कहलाएगी। लेकिन यहां पे क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी वाला सेक्शन है तो यहां पे वो हमारी सब्सिडरी बने या ना बने, अगर हमने किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर दिया तो वो लेयर 1 हो गई, भले हमने 50 से ज्यादा लगाया 50 से कम लगाया। यहां हम सब्सिडरी नहीं देख रहे, हम यहां ये देख रहे हैं कि जिसमें इन्वेस्ट करा वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है। अगर हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारा तो लेयर 1 हो गई, दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारा लेयर 2 हो गई, भले वो 50 से ज्यादा लगाया 50 से कम लगाया। अब हम तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं मार सकते, किसी नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट ही कर सकते हैं।
तो लेयर 3 नहीं बन सकती। अब सब्सिडरी वाले एंगल से वापस रिपीट कर रहा हूं, अगर मान लो इसकी हमारी सब्सिडरी होती तो ये लेयर 1 हो गई, साथ में इन्वेस्टमेंट कंपनी है तो लेयर 1 भी हो गई कि इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारा प्लस मोर देन 50 मारा, तो इस सब्सिडरी वाले एंगल से भी लेयर 1 हो गई और यहां से भी लेयर 1 हो गई। मान लो इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में भी मोर देन 50% इन्वेस्ट मार दिया, तो अब सब्सिडरी के एंगल से भी लेयर 2 हो गई और यहां के एंगल से भी 2 हो गई क्योंकि दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने इन्वेस्ट मार दिया। अब ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 इस नीचे वाली कंपनी में, पहली बात तो ये जो नीचे वाली कंपनी तीसरी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए जो तीसरी कंपनी है। क्यों? क्योंकि वो लेयर 3 बन जाएगी इस सेक्शन के अकॉर्डिंग और खाली 2 ही इन्वेस्टमेंट कंपनी के लेयर अलाउड है। प्लस जो इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 है ये नीचे वाली कंपनी में मोर देन 50% भी इन्वेस्ट नहीं करेगी, क्योंकि अगर इसने मोर देन 50% इन्वेस्ट कर दिया तो ये सब्सिडरी वाला सेक्शन वायलेट हो जाएगा, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग फिर ये भले ही इसके अकॉर्डिंग लेयर नाम, अगर मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, अगर ये इसमें 60% इन्वेस्ट मार दे इन्वेस्टमेंट 1 में तो ये सब्सिडरी हो गई, ये क्या हो गई? सब्सिडरी 1। अगर ये इसके अंदर 60% इन्वेस्ट मार दे तो ये हो गई सब्सिडरी 2, और अगर ये इसमें इन्वेस्ट मार दे तो ये हो गई सब्सिडरी 3। अगर हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो ये वायलेट नहीं हुआ, क्योंकि इस सेक्शन के अकॉर्डिंग हमने जो तीसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट मारी है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। ये सेक्शन तो सिर्फ इतना बोलता है कि 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में आप इन्वेस्टमेंट नहीं मारोगे। हमने तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं मारी, तीसरी तो एनबीएफसी है, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो ये सेक्शन वायलेट नहीं हुआ। लेकिन अगर हम इसको तीसरी को भी अपनी सब्सिडरी बना लेंगे तो ये लेयर 3 बन जाएगी सब्सिडरी वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग, क्योंकि आपने 3 सब्सिडरी बना ली तो ये उस सेक्शन की वायलेशन हो जाएगी और वो भी अलाउड नहीं है, क्योंकि इस सेक्शन ने शुरुआत में क्या बोला था कि इस सेक्शन के अंदर शुरुआत में क्या बोला गया था कि इस सेक्शन से हम किसी और सेक्शन को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे विदाउट प्रेजुडिस टू द प्रोविजन दिस एक्ट। तो इसमें किसी और सेक्शन को नुकसान पहुंच जाएगा, क्योंकि जो सब्सिडरी वाला सेक्शन है ये रहा, इसमें यहां पे ये लिखा हुआ था, इसमें क्या लिखा हुआ था? कंपनी, नो कंपनी अदर देन द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनी शैल हैव मोर देन 2 लेयर्स ऑफ सब्सिडरीज, की किसी भी कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं होंगी। तो अगर हम इस एंगल से देखें तो अगर हम ये वाली कंपनी एबीसी लिमिटेड अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में 60% की इन्वेस्टमेंट मारते हैं, इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 एबीसी लिमिटेड की सब्सिडरी हो गई, ये लेयर 1 हो गई। सब्सिडरी वाले एंगल के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं। इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में इन्वेस्टमेंट मारी तो ये लेयर 2 हो गई सब्सिडरी वाले के अकॉर्डिंग, क्योंकि ये भी सब्सिडरी है। और इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 ने किसी नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट मारा जो कि एनबीएफसी नहीं थी, सॉरी किसी नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट मारा जो कि इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी, लेकिन कितनी इन्वेस्टमेंट मारी? यहां पे भी 60 ही मारी, मान लो ये भी 60 ही मारी, तो ये भी 50 से ज्यादा हो गई, तो ये सब्सिडरी 3 हो गई। अब यहां पे अगर आप देखोगे तो ये लेयर 3 बन गई सब्सिडरी वाले के अकॉर्डिंग और 2 से ज्यादा लेयर हो नहीं सकती, तो ये वो वाला सेक्शन वायलेट हो जाएगा। लेकिन ये वाला वायलेट नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि ये तो बोलता था 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी के अंदर इन्वेस्ट नहीं मार सकते, तो हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में इन्वेस्ट मारा, इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में, तीसरी तो हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी की लेयर बनाई नहीं, हमने तो नॉर्मल कंपनी की लेयर बनाई है। तो यहां पे 186 वायलेट नहीं हुआ, लेकिन 2+87 वायलेट हो गया। तो मैंने तुम्हारा क्या बोला था कि हमें इस तरीके से चलना है कि दोनों साथ साथ चले, कोई भी वायलेट ना हो। तो अब हम इसको क्या बनाएंगे कि जब हम यहां पे इन्वेस्टमेंट मार रहे हैं, इसको हम सब्सिडरी 1 को कंफ्यूज करने के लिए हटा देता हूं यहां से, तो अब हम क्या समझ रहे हैं कि भाई जब हम ये यहां से इसको भी हटाता हूं, ये सब्सिडरी 3 और इसको भी हटाता हूं लेयर 3, वापस नॉर्मल एग्जांपल लेके आ गया। तो यहां पे हमने क्या समझा कि जब तक हम इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 और इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में इन्वेस्टमेंट मार रहे हैं तब तक तो हम चाहें, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि ये हमारी सब्सिडरी है या नहीं है। लेकिन जब हम इस तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट मारेंगे आगे, तो हमें ध्यान देना है कि पहली बात तो तीसरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट करना अलाउड नहीं है, 2 से ज्यादा लेयर इन्वेस्टमेंट कंपनी में एज पर दिस सेक्शन। और ये लेयर 1 थी, लेयर 2 थी, और तीसरी हमारी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, एक नॉर्मल कंपनी है। एक तो ये पूरा हो गया। तीसरी चीज ये है कि अगर ये 2 सब्सिडरियां बन चुकी हैं तो ये जो तीसरी वाली कंपनी है ये सब्सिडरी नहीं बनाएंगे, इसको हम सब्सिडरी नहीं बनाएंगे इसको, क्योंकि अगर हम इसे सब्सिडरी बना लेंगे इसमें हम 50 से ज्यादा लगा देंगे इस वाली कंपनी में XYZ में, और ये ऑलरेडी ऊपर वाली अगर 2 सब्सिडरियां हैं तो उस केस में नुकसान क्या हो जाएगा? उस केस में नुकसान ये हो जाएगा कि ये लेयर 1 2 सब्सिडरी, ये लेयर 1 सब्सिडरी, लेयर 2 सब्सिडरी, लेयर 3 सब्सिडरी हो जाएगी। तो ये सेक्शन तो वायलेट नहीं होगा, लेकिन सेक्शन 2+87 वायलेट हो जाएगा। तो हमें ये ध्यान देना है कि अगर ये ऊपर वाली दोनों सब्सिडरियां हैं तो ये नीचे वाली जो तीसरी कंपनी है ये सब्सिडरी नहीं बननी चाहिए। इसमें नॉर्मल इन्वेस्टमेंट मारो तो इसमें हमें ध्यान देना पड़ेगा, अगर ऊपर वाली 2 सब्सिडरियां हैं तो पहली बात अगर दोनों इन्वेस्टमेंट तीसरी कंपनी, अब हम दोनों को साथ लेके चलें तो 2+87 और 186 को साथ लेकर चलें तो पहली बात तो हमारी 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी नहीं होनी चाहिए। तो अगर ये सब्सिडरी है, सब्सिडरी तीसरी कंपनी जैसी मर्जी हो, लेकिन इसमें 50 से ज्यादा नहीं लगाओगे क्योंकि ये तीसरी लेयर सब्सिडरी हो जाएगी, वो नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज अगर हम इस सेक्शन के अकॉर्डिंग देखें तो अगर 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट हो चुका है डायरेक्टली तो तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो यहां पे तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। हाँ, लेकिन अगर ऐसा हो सकता है कि मान लो इसमें हमने 50% से कम इन्वेस्ट करा था और ये हमारी सब्सिडरी नहीं थी,
और इस इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में भी हमने 50 से कम इन्वेस्टमेंट करा था, ये हमारी सब्सिडरी नहीं थी। और अगर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 इस नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है 50 से ज्यादा और इसको सब्सिडरी बना भी रही है तो फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि फिर तो ये एक लेयर 1 ही सब्सिडी वाले के अकॉर्डिंग तो खाली एक ही लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट बनेगी, एक ही लेयर ऑफ सब्सिडी बनेगी। तो हमें सिर्फ ध्यान क्या देना है, मैं फटाफट सम अप कर रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड सेक्शन है मैं जानता हूं, एग्जांपल देके, वैसे कोई भी टीचर इतना बताएगा नहीं, टीचर सिर्फ इतना बोल के बात खत्म कर देता है, इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 है, इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 है, बस इससे आगे नहीं जाओगे। इतना बोल के भी उस सेक्शन को, उस लाइन को हम आगे बढ़ सकता था मैं, लेकिन मैं तुम्हारे को उस इंडस्ट्री के लेवल तक लेके जाना चाह रहा हूं, इसलिए बात कर रहा हूं। तो अब हम वापस बात क्या करते हैं कि भाई एबीसी लिमिटेड ने इन्वेस्ट करा इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में, तो ये लेयर 1 हो गई। पहले 186 की बात कर रहा हूं, फिर दूसरा इन्वेस्टमेंट, अच्छा ये जो इन्वेस्टमेंट करी है हो सकता है 50 से ज्यादा करी हो तो ये हमारी सब्सिडरी होगी, 50 से कम करी होगी तो सब्सिडरी नहीं होगी, तो इसलिए मैंने लिखा मे और मे नॉट बी सब्सिडरी। फिर इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 ने इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में इन्वेस्ट करा, हो सकता है 50% से ज्यादा इन्वेस्ट कराओ तो ये हमारी सब्सिडरी हो जाएगी, 50 से कम इन्वेस्ट कराओ तो सब्सिडरी नहीं होगी, लेकिन इन्वेस्टमेंट तो हो गई। तो 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी तो हो गई। तो तीसरी जो कंपनी होगी, इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, अब आप फर्दर इन्वेस्ट किस में करोगे, किसी नॉर्मल नॉन इन्वेस्टमेंट कंपनी में। तो यहां पर लिख दिया मैंने XYZ लिमिटेड, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो यहां तक ओके है। फिर अब मैं इसको वापस फटाफट सम अप करके 2 क्लॉज 87 से लिंक कर रहा हूं। अब उसके अकॉर्डिंग अगर हमने 2 सब्सिडरी बना ली थी, 2 सब्सिडरी भी अगर इसको हमने मान लो इन्वेस्टमेंट करी थी, ये इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में 50 से ज्यादा थी, तो ये लेयर 1 इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी हो गई और उसके अकॉर्डिंग भी हो गई। और इस लेयर 2 के अंदर भी मान लो अगर 50 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट करी तो लेयर क्या कहते हैं, ये लेयर 2 इस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी हो गई क्योंकि इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्टमेंट करा, और उस सेक्शन के अकॉर्डिंग भी हो गई क्योंकि सब्सिडरी बन चुकी है। अब जब तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट किया जा रहा है, अगर 50 से ज्यादा इन्वेस्ट कर दिया तो इस सेक्शन के अकॉर्डिंग तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि हमने इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा। ये सेक्शन सिर्फ इतना बोलता है कि 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करना, तो हमने तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में तो इन्वेस्ट नहीं करा, लेकिन वो वाला सेक्शन वायलेट हो गया क्योंकि तीसरी लेयर ऑफ सब्सिडरी बन गई, वो अलाउड नहीं था। तो इसलिए और हमें दोनों को साथ लेके चलना है। तो जब तीसरी इन्वेस्टमेंट होगी ये 50 से कम होनी चाहिए ताकि ये सब्सिडरी ना बने हमारी। तो हमारे फिर दोनों सेक्शन साथ साथ फॉलो हो जाएंगे कि भाई ये 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा और 3 लेयर ऑफ सब्सिडरी भी नहीं बनाई। ठीक है जी, अब हमारे दोनों सेक्शनों को हमने साथ लिंक करके पढ़ लिया, सेक्शन 2 क्लॉज 87 को साथ में सेक्शन 186(1) को। तो अभी हमने सिर्फ ये लाइन समझी है अभी तक। ओ भाई आधा घंटा लगाया है मैंने किस लाइन को समझाने में, ये लाइन को समझने में, विदाउट प्रेजुडाइज टू द प्रोविजन कंटेंट इन दिस एक्ट, मतलब इस सेक्शन के किसी भी प्रोविजन को बिना नुकसान पहुंचाए। A company shall unless otherwise prescribed make investment through not more than 2 layers of investment company। तो हमने देख लिया कि एक कंपनी 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करेगी और साथ में किसी और सेक्शन को नुकसान भी नहीं पहुंचाएगी, वो भी हमने देख लिया कि 2 क्लॉज 87 सब्सिडरी वाले को नुकसान नहीं पहुंचना चाहिए, कि 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी भी नहीं बननी चाहिए, उसका भी साथ में लेके चलो, इसको भी साथ लेके चलो। तो ये जो एग्जांपल है बिल्कुल परफेक्ट है। इधर तक हम इस स्टार्टिंग, ये जो हमने एग्जांपल बनाया एज इट इज पेपर में लिख के आ सकते हो कि ये ऊपर वाली कंपनी नॉर्मल कंपनी है, इसमें इन्वेस्टमेंट हमारी, इसने पहली कंपनी में लेयर 1, आगे इन्वेस्टमेंट हमारी लेयर दूसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट कंपनी 2, तो ये लेयर 2 हो गई। और ये दो यहां तक, इन 2 इस लेवल तक ये दोनों सब्सिडरियां हो भी सकती हैं और नहीं भी। फिर जब तीसरी इन्वेस्टमेंट मारोगे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, पहली बात, ये नॉर्मल कंपनी होनी चाहिए। और इसके अंदर 50 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं मारोगे कि अगर ऊपर वाली दोनों सब्सिडरियां हैं तो इसमें 50 से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं मारोगे, क्योंकि अगर इसमें 50 से ज्यादा इन्वेस्ट मार दिए XYZ लिमिटेड में तो ये भी सब्सिडरी बन जाएगी, तो 3 लेयर ऑफ सब्सिडरी हो जाएंगी और एज पर सेक्शन 2 क्लॉज 87 खाली 2 ही लेयर अलाउड है। तो हमको अगर दोनों को साथ लेके चलना है तो हमने क्या देखना है कि पहली बात है तीसरी कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं होनी चाहिए, तो ये 186 पूरा हो जाएगा। और तीसरी कंपनी अगर ऊपर वाली दोनों सब्सिडरी है तो तीसरी सब्सिडरी भी नहीं होनी चाहिए, सिर्फ नॉर्मल इन्वेस्टमेंट हमारा 50 से कम तक की, तो 2 क्लॉज 87 भी वायलेट नहीं होगा, सिर्फ 2 लेयर तक की कहानी खत्म हो जाएगी। तो दोनों साथ साथ चलेंगे। अब आगे क्या बोलता है, हाउ एवर देयर आर 2 एक्सेप्शंस गिवन इन सेक्शन 186(1), वो ये रही 2 एक्सेप्शंस हैं। प्रोवाइडेड दैट का मतलब क्या होता है एक्सेप्शंस, अब ये सेम एक्सेप्शंस वही हैं, सेम एक्सेप्शंस वही हैं मिलती जुलती जो हमने सब्सिडरी में पढ़ी थी, कि अगर जैसे हमने वहां पे पढ़ा था क्या, कि अगर आप किसी ऐसी सब्सिडरी कंपनी को एक्वायर कर लेते हो जिसकी ऑलरेडी 2 से ज्यादा सब्सिडरी हैं एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री, उनकी कंट्री के लॉ के अकॉर्डिंग, और आपने उसी को एक्वायर कर लिया, तो आप ऐसा कर सकते हो, ऐसी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ये चीज वहां सब्सिडरी वाले में भी अलाउड थी, यहां भी अलाउड है। अब जरा पढ़ना, पहली एक्सेप्शन 1, प्रोवाइडेड दैट द अफोरसेड प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट। अच्छा, अफोरसेड प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट मींस इन केसेस में, दैट इज इन दीज केसेस अ कंपनी कैन इन्वेस्ट through
more than 2 layers of investment companies. दैट इज इन दो केसेस के अंदर एक कंपनी दो से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर सकती है। इन दो केसेस में पहला, दीज अफोर्सेड प्रोविजंस, जो अफोर्सेड नहीं, जो ऊपर बताए हुए प्रोविजन है, वो ऊपर यही बताया हुआ अभी तक तो 186(1) में ये दो लाइन नहीं है। इस लाइन में क्या था कि एक कंपनी की दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकती एक कंपनी, दो लेयर से ज्यादा। अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इन अ कंट्री आउटसाइड इंडिया, इफ सच अदर कंपनी has investment subsidiaries beyond 2 layers as per laws of such country word वापस अगेन आ रहा है, सेम कट कॉपी पेस्ट सब्सिडरी वाला प्रोविजन। ये वही वाली बात हो गई जो तुम्हारे को भी थोड़ी देर पहले समझाई थी। ये वाला कंसेप्ट है, ये वाला कंसेप्ट है। कौन से वाला? ये वाला कि भाई एक कंपनी है, ये वाला एक कंपनी है यूएसए में बनी हुई है, वही वाला एग्जांपल है। ये लो देखो, मैं तुम्हें दिखाता हूं क्या कह रहा है। तो मान लो एक कंपनी है एक्स लिमिटेड, ये यूएसए में बनी है, और इसने एक नीचे वाई लिमिटेड है, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, इन्वेस्टमेंट कंपनी 1। इसके अंदर इसने इन्वेस्ट करा और इन्वेस्ट भी मोर देन 50% करा, इसको अपनी सब्सिडरी बना लिया। इन्वेस्ट करा और इसको अपनी क्या बना लिया? सब्सिडरी बना लिया। तो ये हो गई लेयर 1, ये हो गई लेयर 1। इस वाई लिमिटेड ने आगे जेड लिमिटेड के अंदर इन्वेस्ट करा, और ये जो इन्वेस्ट करा ये भी मोर देन 50% करा। ये भी कितना करा? मोर देन 50%। ये हो गई लेयर 2। और ये भी क्या है? एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फिर इस Z लिमिटेड ने आगे एक P लिमिटेड है, उसके अंदर इन्वेस्ट करा, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी 3 है, और ये लेयर भी 3 है, और ये इनकी ये सब्सिडरी 1 थी, ये सब्सिडरी 2 है, जो लेयर 2 है सब्सिडरी 2 है, साथ में सब्सिडरी भी है, और ये सब्सिडरी 3 है। अब और ये सब कहां हो रहा है? खेल यूएसए में हो रहा है। और मान लो यूएसए में दो से ज्यादा लेयर बनाना अलाउड है। अब सेम मान लो एक इंडियन कंपनी है ए लिमिटेड, इस इंडियन कंपनी ने सीधा इसी को एक्वायर कर लिया, सीधा इसी को क्या कर लिया? एक्वायर कर लिया, मतलब इसी को अपनी सब्सिडरी बना लिया। अब इसको सब्सिडरी बना लिया तो ये बन गई होल्डिंग, और ये बन गई सब्सिडरी। अब ये बन गई सब्सिडरी, तो अब अगर आप इस इंडियन कंपनी के अकॉर्डिंग बात करोगे तो इसके लिए ये हो गई लेयर 1, और ये हो गई लेयर 1, तो इसके लिए ये वाई लिमिटेड हो गई लेयर 2। इसके एंगल से देखें तो ये तो पहली लेयर यहीं खड़ी हो गई ना, लेयर 2। फिर जो जो लेयर है बढ़ती चली जाएंगी, ये लेयर 3 हो गई उसके एंगल से, और ये हो गई लेयर 4 किसके एंगल से? ए लिमिटेड के एंगल से। और ये कौन सी कंपनी है? ये इंडियन कंपनी है। तो इसका मतलब एक्स लिमिटेड जब यूएसए में बनी थी, उसने अपने नीचे 3 लेयर बनाई हुई थी, वो उसके नीचे थी, और हमने सीधा एक्स को ही एक्वायर कर लिया। तो वो कहता है ये कर सकते हो, वो कहता है हमारा लॉ कहता है वो कर सकते हो। क्या सेम कंसेप्ट वही वाला हो गया जो हमने ऊपर पढ़ा था यहाँ पे कि भाई एक कंपनी है, उसकी 2 से ज्यादा लेयर बनी हुई है, 3 लेयर सब्सिडरी बनी हुई है, और सीधा हमने उसी को अपनी सब्सिडरी बना लिया। तो सेक्शन 2 क्लॉज 87 के जो रिस्ट्रिक्शन और नंबर ऑफ रूल्स वाले लेयर्स ऑफ वाले रूल्स थे, वो भी ये बोलते थे कि इंडिया में आप 2 से ज्यादा लेयर नहीं बना सकते, लेकिन अगर किसी कोई बाहर की कंपनी ने अपनी कंट्री में 2 से ज्यादा लेयर बना रखी है एज पर लॉज ऑफ दैट कंट्री, और आपने सीधा उसी कंपनी का एक्वायर कर लिया, तो अब ऑटोमेटिक वो सारी लेयर्स आपके पास आ गई, आपके नीचे आ गई। तो कह रहा वो अलाउड है, कोई दिक्कत नहीं है। तो सेम वो यहां पे भी बोल रहा है कि इंडिया में आप 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन अगर आप किसी, यहां पे क्या लिखा है? प्रोवाइडेड दैट द अफोर्सेड प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट अ कंपनी फ्रॉम एक्वायरिंग एनी अदर कंपनी। आ कंपनी मतलब इंडियन कंपनी, और आप किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हैं, एनी अदर कंपनी, जो कि कहां बनी हुई है? आउटसाइड इंडिया। और आउटसाइड इंडिया, इफ सच अदर कंपनी, वो जो अदर कंपनी है, हैज इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज बियॉन्ड 2 लेयर्स एज पर लॉज ऑफ
सच कंट्री, और उनकी 2 से ज्यादा लेयर बनी हुई है एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज, और उनके लॉ में अलाउड है, और हमने सीधा उसी का एक्वायर कर लिया। जैसे हमने ये एग्जांपल देखा कि भाई इस कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी बनी हुई है, इस कंपनी की एक्स लिमिटेड की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी बनी हुई है, लेयर 1 सब्सिडरी 1, सब्सिडरी 2, सब्सिडरी 3, 3 लेयर तो यही हो गई प्लस, और ये सारी की सारी कौन है, इन्वेस्टमेंट कंपनी है, और ये अपने लॉ के अकॉर्डिंग उनकी कंट्री में अलाउड है, और हमने सीधा उन्हीं को एक्वायर कर लिया, और हमने सीधा क्या कर लिया, उन्हीं को एक्वायर कर लिया। तो हमने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जिसने इन्वेस्टमेंट 2 से ज्यादा कंपनियों में मार रखी है एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री। तो आप ऐसा कर सकते हो, फिर आप कर सकते हो, मतलब इंडिया में आप 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन आप किसी बनी बनाई कंपनी को एक्वायर कर रहे हो बाहर की कंट्री में, जिसने पहले 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनीज में इन्वेस्टमेंट कर रखी है और उनकी कंट्री के अकॉर्डिंग कर रखे और उनके लॉ में अलाउड है, आपने सीधा उसी को एक्वायर कर लिया, तो आप ऐसा कर सकते, कोई दिक्कत नहीं है। ले दे के वही वाली बात आ गई, पैसा इंडिया से मत घुमाओ, बाहर से घुमाओ, ठीक है, इंडिया को बदनाम मत करो। ये हो गई हमारी पहली एक्सेप्शन। अब हम पढ़ेंगे एक्सेप्शन 2, थोड़ा सा हम इसके बारे में और पढ़ेंगे, उसके बाद हमारा सेक्शन 186(1) खत्म होगा। अभी तक की क्लास में हमारा 1.5-2 घंटा होने वाला है। अभी तक मैंने सिर्फ सेक्शन को शुरू करने का बेस बनवाया है, और अब तक मैंने सिर्फ यहीं तक 2 लाइनें पढ़वाई हैं। सोच लो 186 किस लेवल का, भी तो पूरा सेक्शन पढ़ना है। अभी हम सेकंड एक्सेप्शन पढ़ेंगे, ये हमने पढ़ी है एक्सेप्शन 1। अभी हम एक्सेप्शन 2 भी पढ़ेंगे, वो क्या है वो देखते हैं। मैंने सोचा था कि आज ही के लेक्चर में मैं पूरा सेशन खत्म कर दूंगा, लेकिन नहीं, मैं नहीं कर रहा। सेक्शन 186 को हम 2 लेक्चर में डिवाइड करेंगे, 186(1) और 186(1) को 2 पार्ट में डिवाइड करेंगे, पार्ट 1 पार्ट 2, 2 लेक्चर बनाऊंगा, क्योंकि एक ही लेक्चर 4 घंटे का बन जाएगा तो आप लोग परेशान हो जाओगे। तो अभी इसका एक लेक्चर और बनाएंगे जिसमें हम बैलेंस सेक्शन 186(2) से लेकर 186(13) तक खत्म करेंगे। आज के लेक्चर में खाली 186(1) खत्म करेंगे, बस 186(2) से लेकर 13 तक आगे खत्म करेंगे अगले लेक्चर में। कसम लगे तुम्हारे को, मेरे से पढ़ते हो जितने हमारे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे, मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज जरूर करना कि सर एनालिसिस कैसा लगा, मेरे एफर्ट्स रंग ला रहे हैं नहीं ला रहे हैं, मेहनत करने में मजा आ रहा है नहीं आ रहा है। और कसम से एक बार इस सेक्शन को या किसी भी सेक्शन को जो मैं पढ़ाता हूं मार्केट के अदर टीचर से कंपेयर कर लेना कि इस लेवल तक कभी कोई गया है या कोई जा पा रहा है। यूट्यूब पे डेमो डले होते हैं सबके, एक बार देखना जरूर। हालांकि तुम अगर ये लेक्चर देख रहे हो मेरा, तो ऑब्वियसली बात है तुम मेरे गूगल ड्राइव पेन ड्राइव वाले बच्चे हो, मैंने इसे यूट्यूब पे तो नहीं डाल रखा, लेकिन स्टिल यूट्यूब पे बाकी टीचरों का लेक्चर अवेलेबल हो तो एक बार देखना जरूर, है ना। फिर बताना मेरे को व्हाट्सएप पे मैसेज करके। चलो अब एक्सेप्शन 2 करते हैं, एक्सेप्शन 2 करते हैं। अब एक्सेप्शन 1 तो गई, अब 2 करेंगे ये वाली। अब ये क्या देखते हैं, तो चलो गाइस अब हमने एक्सेप्शन 2 करनी है ये वाली। एक्सेप्शन 2 करने से पहले ना मैं एक एग्जांपल पहले इसी का क्लियर कर दूं जो मैंने ऊपर बना रखा है। वैसे मैंने समझा दिया वो एग्जांपल इस वाले पैराग्राफ का। एक एग्जांपल तो मैंने तुम्हारे को ये समझाया है, तुमने पहले पहले लिख लिया, ये वाला, ये एक एग्जांपल तो मैंने तुम्हारे को ये वाला समझाया, ये वाला सिंपल एग्जांपल 1 लिखा हुआ था इसके आगे मैंने, कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं हो सकती। ये वाला एग्जांपल तो मैंने तुम्हारे को लिखवा दिया, अगर आपने अभी तक नहीं लिखा हो तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर लिख लेना, ये पूरा एग्जांपल लिख लेना, ठीक है जी। अब एग्जांपल 2 करवा रहा हूं। एक कंपनी है XYZ लिमिटेड, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है। अच्छा इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है मतलब मान लो ये एक NBNFC है, नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी है। अच्छा नॉन बैंकिंग नॉन फाइनेंशियल कंपनी मतलब हो सकता है ये IT कंपनी हो सकता है ये इंफ्रा कंपनी हो, रियल एस्टेट में डील करती हो सकता है ये गारमेंट्स में डील करती हो, किसी में भी डील करती हो एटसेट्रा। तो एक कंपनी XYZ लिमिटेड, अब आपको पता है एक कंपनी 2 से ज्यादा लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट में इन्वेस्ट नहीं कर सकती, तो इसने पहली इन्वेस्टमेंट करी 6 कंपनियों के अंदर, इन्वेस्ट इन इट्स ओन 6 इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी कंपनीज। मगर अगर आप देखोगे तो सब में इन्वेस्टमेंट इसी ने करी है, तो लेयर 1 में ही हो गई ना सारी। आपको याद होगा ने क्या बोला था सब्सिडरी वाले एग्जांपल में समझाया था कि एक कंपनी की सब्सिडरी एक लेयर के अंदर जितनी मर्जी हो सकती है, लेकिन लेयर वाइज खाली 2 हो सकती हैं। ये जो हमने एग्जांपल नीचे की तरफ देखा भी था, ये रहा, कहां देखा था हमने, ये कि भाई एक कंपनी की एक लेयर 1 है, लेयर 2 है, लेयर 3 नहीं हो सकती, लेकिन एक कंपनी की एक में बहुत सारी लेयर हो सकती हैं, एक ही लेयर के अंदर बहुत सारी सब्सिडरी कंपनीज हो सकती हैं, फिर नीचे बनेगी लेयर 2, ऐसे बना लो। तो ये सेम उसी तरीके का एग्जांपल है।
ये तो अलाउड ही है। तो ये उसी तरीके का एग्जांपल है। एक कंपनी XYZ लिमिटेड, इसने 6 सब्सिडरी कंपनी बनाई अपनी, ए लिमिटेड, बी लिमिटेड, सी लिमिटेड, डी लिमिटेड, और सब में डायरेक्ट कंट्रोल किसका? XYZ का। तो सारी इसी की है, तो ये लेयर 1 हो गई। क्यों? सब ये किसी के नीचे नहीं आ रही, सिर्फ एक ही कंपनी के नीचे आ रही है, XYZ के नीचे, छयों की छयों। और ये सारी की सारी कौन है? इन्वेस्टमेंट कंपनीज है। तो ये सिंगल लेयर ऑफ 6 कंपनीज हो गई, ये एक ही लेयर में हो गई। फिर इसमें से जो ए लिमिटेड है, इसने आगे इन्वेस्ट करा जी लिमिटेड के अंदर, और ये जी लिमिटेड है, ये कोई इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है और स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है, और ये सब्सिडरी भी नहीं है, तो ये लेयर होगी ही नहीं। देखो, हम सेक्शन 186 में लेयर कब मानेंगे? या तो वो आपकी सब्सिडरी हो या वो नीचे वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी हो। तो ये 6 तो इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, लेयर 1 थी। लेकिन इसके बाद आपने जो नीचे इन्वेस्ट करा ए लिमिटेड ने जी लिमिटेड में, वो इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट नहीं करा, वो किसी स्टील मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्टमेंट करा, और वो इसने जो इन्वेस्ट करा वो लेस देन 50% करा, तो ये सब्सिडरी भी नहीं है, तो ये कोई लेयर बनी ही नहीं, इसे हम लेयर गिनेंगे ही नहीं। फिर उसके बाद जी लिमिटेड है, इसने इन्वेस्ट करा एक एच लिमिटेड के अंदर, ये एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये हो गई लेयर 1। फिर यहां से कैलकुलेशन चालू होगी ना दोबारा। और एच ने आगे आई में इन्वेस्ट करा, ये हो गई लेयर 2, ये भी इन्वेस्टमेंट कंपनी है। फिर इसके बाद इन्होंने आगे फर्दर इन्वेस्ट करा किसी सॉफ्टवेयर कंपनी में, अब ये एनबीएनएफसी हो गई, तो फिर लेयर खत्म हो गई। 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट कंपनी, अगर ये तीसरी भी इन्वेस्टमेंट कंपनी होती तो ये अलाउड ही नहीं था, लेकिन इन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी तक इन्वेस्ट करा, फिर लेयर तोड़ दी। अब यहां पे सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्होंने इन्वेस्ट कर दिया, अब ये सॉफ्टवेयर कंपनी आगे इन्वेस्ट कर रही है किसी इन्वेस्टमेंट कंपनी में, फिर लेयर 1 चालू हो गई। फिर ये इन्वेस्टमेंट कंपनी आगे एल किसी दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट कर रही है, लेयर 2 हो गई। तो हर बार फ्रेश कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। ये चीज मैं आपको ऑलरेडी पहले भी समझा चुका था, ये मैंने नीचे भी एग्जांपल पहले भी समझा दिया था कि जैसे ही आप 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी के बाद आगे इन्वेस्टमेंट मारोगे, तो वहां, और वो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है तीसरी, क्योंकि 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी तक अलाउड है, तो उसके बाद फ्रेश कैलकुलेशन चालू हो जाएगी। तुम्हारे को मैंने एग्जांपल समझाया भी था, ये तुम्हारे को मैंने कहां समझाई थी बात, कहां समझाई थी? ये देखो, ये वाला एग्जांपल ये दिया था ना कि एक एनबीएनएफसी है, उसने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी 1 में इन्वेस्ट करा, उसके बाद इन्वेस्टमेंट कंपनी 2 में इन्वेस्ट करा, तो ये लेयर 1 लेयर 2 हो गई। लेकिन जब उसने तीसरी इन्वेस्टमेंट मारी है कोई एनबीएनएफसी में मारी, तो ये लेयर बनी ही नहीं, तो यहां से लेयर टूट गई आपकी। और वैसे भी अब तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्टमेंट मार भी नहीं सकते थे, क्योंकि 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी तक ले इन्वेस्टमेंट अलाउड है। फिर उसके बाद आपने एक एनबीएनएफसी में इन्वेस्ट मारा, अब यहां से अब ये आगे इन्वेस्ट मारेगी तो फ्रेश कैलकुलेशन चालू होगी, फिर लेयर 1 लेयर 2, फिर इसने आगे फर्दर एक और एनबीएनएफसी में इन्वेस्ट मार दिया, तो फिर वापस लेयर टूट गई, फिर अब आगे वापस लेयर 1 लेयर 2 चालू होगी। तो एक बार आप 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी तक इन्वेस्ट मार सकते हो, उसके बाद आप जो आगे इन्वेस्ट मारोगे, आप तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं बना सकते, नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्ट कर सकते हो। और उसमें भी मैंने तुम्हारे को बताया था कि सब्सिडरी का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि 2 से ज्यादा सब्सिडरी नहीं हो सकती लेयर की फॉर्म में, तो उसका भी ध्यान देना पड़ेगा। तो अगर आप इस वाले एग्जांपल में देखोगे, तो हमने, अगर मान लो एग्जांपल लेके बात करते हैं, इसी एग्जांपल में जो मैंने ऊपर बनाया ये वाला, अगर इस एग्जांपल में इसने इसको अपनी सब्सिडरी बनाया होता, मान लो ये इन्वेस्टमेंट उन्होंने इन्वेस्ट करी और ये सब्सिडरी, मैंने यहां पे तो लिख दिया कि दोनों सब्सिडरी नहीं है, लेकिन अगर मान लो ये सब्सिडरी होती, ये भी सब्सिडरी होती, ये भी सब्सिडरी होती, तो सिर्फ लेयर तक तो 2 ही अलाउड है। अगर सब्सिडरी वाले सेक्शन में देखोगे वहां भी, और इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले एंगल से देखोगे वहां से भी, तो इन्होंने 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारा, तो इन्वेस्टमेंट कंपनी के अकॉर्डिंग भी 2 लेयर हो गई। और अगर मान लो ये सब्सिडरी होती है, तो यहाँ पे सब्सिडरी वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग भी 2 लेयर हो गई। तो जब एक तीसरी कंपनी में इन्वेस्टमेंट होगी, अब भले ही ये एनबीएनएफसी है, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी वाले के अकॉर्डिंग तो वायलेट नहीं हुई, लेकिन अगर आप इसको सब्सिडरी नहीं बना पाओगे अपनी, ये मैंने तुम्हारे को पहले भी क्लियर करी थी, अगर आपने इसको भी मान लो, अगर ये सब्सिडरी होती, ये सब्सिडरी 1 होती, अब मैंने यहां पे तो लिखा है सब्सिडरी नहीं है, लेकिन मान लो ये सब्सिडरी 1 होती, और मान लो ये सब्सिडरी 2 होती, तो 2 लेयर तो बन गई है। अगर अब ये, और ये दोनों इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है, अब मान लो अगर आप तीसरी कंपनी में इन्वेस्ट मार रहे हो और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, तो सेक्शन 186 तो वायलेट नहीं होगा, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, क्योंकि वो तो बोलता है कि 2 इन्वेस्टमेंट कंपनी से ज्यादा लेयर नहीं बनाओगे, तो वो तो आपने नहीं बनाई, आपने तो सॉफ्टवेयर कंपनी में इन्वेस्ट करा है। लेकिन मान लो अगर आपने इसको भी सब्सिडरी बना लिया, तो ये इन्वेस्टमेंट कंपनी तो नहीं है, लेकिन ये यहां 186 तो वायलेट नहीं हो रहा, लेकिन सेक्शन 2 क्लॉज 87 वायलेट हो जाएगा, क्योंकि ये सब्सिडरी वाले सेक्शन के अकॉर्डिंग लेयर 3 बन गई है, और सेक्शन 2 क्लॉज 87 के अकॉर्डिंग एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर नहीं हो सकती, तो ये वो वाला वायलेट हो जाएगा, और वो भी नहीं होना चाहिए। तो मतलब मेरे कहने की सेंस ये है कि अगर ये ऊपर वाली दोनों सब्सिडरियां होती, तो ये तीसरी कंपनी, भले ही ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं है, लेकिन आप इसको सब्सिडरी भी नहीं बना सकते, 50 से कम परसेंट, 50 या उससे कम इन्वेस्टमेंट ही रखनी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये ऊपर वाली भी दोनों सब्सिडरी होंगे, ये भी सब्सिडरी होगी, तो सेक्शन 186 तो वायलेट नहीं होगा, लेकिन 2 क्लॉज 87 वायलेट हो जाएगा, तो उसका भी ध्यान रखना साथ में, ये बात मैं पहले ही बता चुका हूं। चलो, अब हमारी एक्सेप्शन 1 तो खत्म हो गई। अब इसमें मैंने कुछ ऑब्जर्वेशन डाली है। ऑब्जर्वेशन क्या डाली है, जरा इसको रीड कर लो, ये आपको ऑलरेडी पता है।
दीज टू एक्सेप्शंस, अच्छा पहले टू एक्सेप्शन में दूसरी एक्सेप्शन मैंने आपको समझाई तो है ही नहीं, अब ये दूसरी एक्सेप्शन क्या है ये पढ़ लेते हैं। दूसरी एक्सेप्शन, एक एक्सेप्शन तो आपने ये पढ़ ली कि भाई अगर वैसे तो आप इंडिया में दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज नहीं बना सकते, लेकिन अगर आपने किसी बाहर की कंपनी को एक्वायर करा है और उस कंपनी की दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाली लेयर बनी हुई है एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री, तो आप और आपने सीधा उसी को एक्वायर कर लिया तो अलाउड आप ऐसा कर सकते हो। एक एक्सेप्शन तो आपने ये पढ़ी। दूसरी एक्सेप्शन क्या है? प्रोवाइडेड दैट, वापस उसको इसकी पढ़ोगे, प्रोवाइडेड द अफोरसेड प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट अ सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी फॉर द पर्पसेस ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ, ये लाइन बड़ी इंपॉर्टेंट, अंडर एनी लॉ और अंडर एनी रूल और रेगुलेशन फ्रेम्ड अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। ये वो कैटेगरी हो गई, ये इंडिया के अंदर ही है। देखो ऊपर वाला पॉइंट तो आउटसाइड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से था कि जैसे इस वाले ऊपर वाले एक्सेप्शन वन में तो ये था, एक्सेप्शन वन में तो ये था कि भाई आपने इंडिया में वैसे दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडी नहीं हो सकती, लेकिन अगर आपने किसी ऐसी कंट्री में किसी ऐसी कंट्री की कंपनी का एक्वायर करा है जिसकी ऑलरेडी दो से ज्यादा लेयर है एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री और वहां पे अलाउड है और आपने सीधा उसी का एक्वायर कर लिया, जैसे मैंने ये वाला एग्जांपल दिया था, तो आप ऐसा कर सकते हो, तो आप ऐसा कर सकते हो। ये मैंने एग्जांपल दे ही दिया था तुम्हारे को डिटेल के अंदर, ये वाला किसकी ऑलरेडी दो से ज्यादा सब्सिडरी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बनी हुई है लेकिन उनके लॉ के अकॉर्डिंग बनी हुई है यूएसए में और आपने सीधा उसी को एक्वायर कर लिया। पहली एक्सेप्शन तो ये थी, ये बाहर की कंट्री के एंगल से थी, लिखा था ना एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री लिखा हुआ था वहां पे। लेकिन ये जो सेकंड एक्सेप्शन है इंडिया के अंदर ही है कि मान लो इंडिया में ही किसी स्टेट के अंदर कोई ऐसा लॉ बन गया और उस स्टेट की रिक्वायरमेंट है, उस स्टेट की रिक्वायरमेंट है कि आपको दो से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बनानी पड़ रही है उस रिक्वायरमेंट की वजह से, तो आप बना सकते हो। अब इसका एक एग्जांपल दूंगा तो आपको समझ आ जाएगा। पहले और दूसरे एक्सेप्शन में फर्क समझो। पहली वाली एक्सेप्शन आउटसाइड इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो दूसरी वाली एक्सेप्शन विद इन इंडिया के पॉइंट ऑफ व्यू से। पहली एक्सेप्शन में यह था कि आप इंडिया के बाहर कोई सब्सिडरी की चेन किसी कंपनी ने पहले से बना रखी है, इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी की दो से ज्यादा लेयर बना रखी है और आपने सीधा इंडिया से बैठकर आपकी इंडियन कंपनी ने सीधा उसी को एक्वायर कर लिया, तो आपने एक ऐसी कंपनी को एक्वायर कर लिया जिसकी ऑलरेडी दो से ज्यादा लेयर बनी हुई है एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री, तो वो तो वैसे भी अलाउड था, वो पहली एक्सेप्शन में अलाउड था। दूसरे एक्सेप्शन में है कि आप इंडिया में किसी सब्सिडरी कंपनी ने आगे अपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बना ली है और वो जो उसने बनाई है वो उसको बनानी पड़ रही है उनकी स्टेट के लॉ के अकॉर्डिंग बनानी पड़ रही है, उनकी मजबूरी है और वो दो से ज्यादा बन चुकी हैं, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। अब एग्जांपल दूंगा तो समझ आ जाएगा। अब इसका एग्जांपल मैं रखा है, फिक्टिशियस एग्जांपल है। फिक्टिशियस का मतलब समझते हो ना, मतलब ये मैंने एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लिया। हाइपोथेटिकल मींस एक रियल लाइफ में फॉलो नहीं होती एक, क्योंकि अभी तक रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, क्योंकि कंपनी लोग पूरे इंडिया में लगता है ऐसा अलग अलग स्टेट वाइज कुछ लॉ है नहीं, लेकिन मैंने एक स्टेट वाइज एग्जांपल बनाया है सिर्फ समझाने के लिए इस पॉइंट को कि फ्यूचर में अगर इस पॉइंट पे कोई सरकार कुछ क्रिएट करना चाहे तो कर दे। ये देखो मैंने लिखा भी है, ये जो एग्जांपल मैं दे रहा हूं ये सेकंड एक्सेप्शन का एग्जांपल है। सेकंड एक्सेप्शन कौन सी वाली? 186(1) की, जिसको हम क्लॉज 2 बोलते हैं प्रोवाइजो का, ये रहा। तो ये प्रोवाइजो है 186(1) का प्रोवाइजो है, उसका क्लॉज 2 ये रहा, तो सेकंड एक्सेप्शन बोलते हैं इसको, जिसको हमने एक्सेप्शन 2 बोला था। अब इसका एग्जांपल हम समझने जा रहे हैं। अब इस एग्जांपल में क्या होगा अब हम देखेंगे, ध्यान से सुनना। फ्लो चार्ट बनाया आराम से समझना। ये एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, मतलब रियल लाइफ में ऐसा कुछ है नहीं, इंडिया के अंदर ऐसा कोई लॉ है नहीं, सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, क्योंकि अभी तक इस सेकंड एक्सेप्शन के ऊपर इंडिया में प्रैक्टिकली कुछ है नहीं, लेकिन फ्यूचर में अगर कुछ बनेगा तो किस तरीके का बन सकता है मैंने एक एग्जांपल देके समझाया। तो मैंने मान लो एक एग्जांपल रखा है कि एक कंपनी है ए लिमिटेड, ये मुंबई की कंपनी है, ये स्टेप 1 हो गया। इसने इन्वेस्ट करा एक कंपनी के अंदर, वो की एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी बी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड, ये हो गई सब्सिडरी ए की, तो ये हो गई लेयर 1। जब एक कंपनी दूसरी कंपनी में एक तो उसको सब्सिडरी भी बना रही है और जिसमें वो इन्वेस्ट कर रही है वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो ये हो गई लेयर 1। ये हमारा स्टेप 2 हो गया, उसने इन्वेस्टमेंट मारी है। स्टेप 3, इस बी ने एक सी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड के अंदर इन्वेस्टमेंट मारी है और ये सी जो इन्वेस्टमेंट लिमिटेड कंपनी है, अब ये सब्सिडरी हो गई बी की और ये सी इन्वेस्टमेंट कंपनी कानपुर की कंपनी है, कानपुर की कंपनी है। ये स्टेप 3 हो गया, तो ये लेयर 2 हो गई। क्यों? अच्छा लेयर 2 कैसे हो गई? ए के नीचे एक सब्सिडरी हो गई बी, बी के नीचे एक सब्सिडरी हो गई सी, तो लेयर 1 लेयर 2, और ये दोनों ही क्या है? इन्वेस्टमेंट कंपनी है। तो अगर आप सेक्शन 2 क्लॉज 87 देखोगे तो उसके अकॉर्डिंग भी 2 लेयर बन गई, और अगर आप 186 देखोगे सेक्शन 186 उसके अकॉर्डिंग भी 2 लेयर बन गई, क्योंकि ये दोनों सब्सिडरियां भी हैं प्लस ये दोनों इन्वेस्टमेंट कंपनी है, तो 186 के अकॉर्डिंग भी दोनों लेयर बन गई। अब आपको पता है कि अगर 2 क्लॉज 87 के अकॉर्डिंग भी तीसरी लेयर नहीं बन सकती, और आपको यह पता है कि इस वाले सेक्शन 186 के अकॉर्डिंग भी तीसरी लेयर नहीं बन सकती, इन्वेस्टमेंट कंपनी की फॉर्म में इन्वेस्ट नहीं हो सकता। अब हो क्या रहा है कि जो सी इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कानपुर की है, ये एक जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है जो कि कोलकाता में है। अच्छा,
ये है तो इन्वेस्टमेंट कंपनी, लेकिन ये इन्वेस्ट किस में करना चाहती है अब आगे? मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और इन्वेस्ट करना चाहती है, उसे सब्सिडरी नहीं बनाना चाहती, खाली इन्वेस्ट करना चाहती है। मान लो ये 30% की इन्वेस्टमेंट ही करना चाहती है, बस 30% इन्वेस्ट करना है, तो सब्सिडरी तो बनेगी नहीं, तो इसका मतलब ये इन्वेस्ट तो खाली 30% ही करना चाहती है। अब यहां पे मैंने देखो लिखा हुआ है सी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड जो कानपुर की कंपनी है, इसका स्टेप 4 है इंटेंड्स टू इन्वेस्ट इन, किसमें? एक जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है जो कि कोलकाता की है, स्टेप 5 हो गया। तो एक जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहती है जो कि कोलकाता की है। लेकिन स्टेप 6 क्या लिखा मैंने? वेस्ट बंगाल पॉलिसी प्रोहिबिट्स, मगर वेस्ट, मैंने एक एग्जांपल लेके दिया है, मैंने एक एग्जांपल, एक हाइपोथेटिकल बनाया है कि मान लो वेस्ट बंगाल की पॉलिसी ये है कि वेस्ट बंगाल की किसी भी कंपनी के अंदर खाली वेस्ट बंगाल की ही कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है। मान लो वेस्ट बंगाल की पॉलिसी के अकॉर्डिंग ओनली वेस्ट बंगाल की ही कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, बाहर की कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती। वेस्ट बंगाल की ही कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, बाहर की कंपनी इन्वेस्ट नहीं कर सकती, उनकी पॉलिसी है। तो अब हुआ क्या कि ये सी इन्वेस्ट करना चाहती थी, मैंने वर्ड क्या लिखा? इंटेंट, इन्वेस्ट कर नहीं दिया, इच्छा है इनकी इन्वेस्ट करने की, लेकिन ये कर नहीं पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्योंकि वेस्ट बंगाल पॉलिसी मना करती है कि भाई जो कोलकाता वेस्ट बंगाल के अंदर आ रहा है, तो कोलकाता की किसी भी कंपनी के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होगी वो खाली किसकी होगी? ये क्या कहते हैं, वेस्ट बंगाल की ही कंपनी की होगी, किसी और स्टेट की नहीं होगी। एग्जांपल लेके बात कर रहे हैं, मान लो उनकी स्टेट की ऐसी पॉलिसी है, तो अभी सी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड को क्या करना पड़ा? एक खुद की नई सब्सिडरी बनानी पड़ी, डी। और ये जो इन्होंने क्यों बनाई है? ड्यू टू वेस्ट बंगाल पॉलिसी, ये बिकॉज ऑफ वेस्ट बंगाल पॉलिसी बनाई है, उनकी मजबूरी है ये बनाना। तो अच्छा, तो वेस्ट बंगाल पॉलिसी के अकॉर्डिंग इन्होंने जो कंपनी बनाई है वो अपने लॉ के अकॉर्डिंग बनाई है, वेस्ट बंगाल में बनाई है कंपनी, क्योंकि ये इस कंपनी में इन्वेस्ट करना चाहते थे। और इनकी कंपनी की पॉलिसी क्या थी, इनकी स्टेट का लॉ क्या था कि इनकी कंपनी के अंदर सिर्फ इन्हीं की स्टेट की कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है, दूसरी स्टेट की नहीं कर सकती। ये सिर्फ ऐसा रियल लाइफ में है नहीं, ये सिर्फ हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, मैं समझाने के लिए बता रहा हूं। तो इनकी मजबूरी ये थी कि ये कंपनी तो कानपुर की थी, तो इसलिए कोलकाता वाली कंपनी में इन्वेस्ट नहीं कर पा रही थी, तो इन्होंने एक नई कंपनी बनाई, स्टेप 7। कहां बनाई इन्होंने? सब्सिडरी बनाई डी की, सी की एक सब्सिडरी बनाई नई डी, और ये वेस्ट बंगाल में बनाई, और ये किसकी सब्सिडरी है? सी की। और अब ये डी इन्वेस्टमेंट लिमिटेड इन्वेस्ट कर रही है किसके अंदर? जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी के अंदर। ये स्टेप 10 हो गया। तो स्टेप 9 हो गया कि ये, स्टेप 8 हो गया कि भाई ये इन्होंने वेस्ट बंगाल पॉलिसी के अकॉर्डिंग सब्सिडरी बनाई, स्टेप 7 में बनाई। और स्टेप 8 है कि भाई अब ये क्या कर रहे हैं, ये एक एनबीएफसी है। और स्टेप 9 है कि ये लेयर 3 हो गई, और स्टेप 10 ये हो गया कि अभी इन्वेस्टमेंट मार रहे हैं इसके अंदर। तो अब इसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो इनकी 3 लेयर हो गई। लेयर 1 ये थी इन्वेस्टमेंट कंपनी, लेयर 2 ये इन्वेस्टमेंट कंपनी, लेयर 3 है ये वाली इन्वेस्टमेंट कंपनी, ये रही लेयर 3। तो अब इनकी एक से दो से ज्यादा लेयर हो गई। लेकिन ये इनकी लेयर क्यों हो गई? क्योंकि इनकी मजबूरी थी, इनको बनानी पड़ गई, क्योंकि उनके लॉ की रिक्वायरमेंट थी। किनके लॉ की रिक्वायरमेंट थी? इस कोलकाता वाली कंपनी की वेस्ट बंगाल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट थी कि हमारी कंपनी के अंदर सिर्फ वही वाली कंपनी इन्वेस्ट कर सकती है जिनकी खुद की स्टेट का, जो उन्हीं की स्टेट की हो, दूसरी स्टेट की नहीं कर सकती। मैंने बोला ना रियल लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है, सिर्फ ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है। कहीं तुम जाकर वेस्ट बंगाल में ढूंढने लग जाओ ऐसा कौन सा लॉ है, ऐसा कोई लॉ नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए समझाया, क्योंकि अभी तक आज तक इस सेकंड एक्सेप्शन के ऊपर रियल लाइफ कोई एग्जांपल हुआ नहीं है। इस सेकंड पॉइंट में क्या था, देखे ना, द अफोरसेड प्रोविजन शैल नॉट अफेक्ट अ सब्सिडरी कंपनी फ्रॉम हैविंग एनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी। मतलब एक सब्सिडरी कंपनी आगे अपनी इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बना रही है फॉर द पर्पसेस ऑफ मीटिंग द रिक्वायरमेंट अंडर एनी लॉ। और ये वाला पॉइंट इंडिया के एंगल से, मतलब इंडिया के लॉ की रिक्वायरमेंट है, उसकी वजह से उनको इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बनानी पड़ रही है। तो अगर इन्वेस्टमेंट सब्सिडी बनानी पड़ रही है तो 2 से ज्यादा लेयर भी हो रही है, तो कह रहा तब भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारे ऊपर 186(1) लगेगा ही नहीं, क्योंकि लॉ की रिक्वायरमेंट हम पूरी कर रहे हैं। तो मैंने एग्जांपल देके समझा दिया कि यहां पे इसने ए ने इन्वेस्ट करा बी के अंदर, तो ये लेयर 1 हो गई इन्वेस्टमेंट कंपनी में। बी इन्वेस्टमेंट कंपनी ने सी में इन्वेस्टमेंट करे तो ये लेयर 2 हो गई। तो आपको पता है 2 से ज्यादा अलाउड तो होती नहीं है। अब ये सी डायरेक्ट इन्वेस्ट करना चाहती थी किसके अंदर? इस जेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी में, और ये इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी। तो अगर ये इसमें डायरेक्ट इन्वेस्ट कर पाती फिर तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं थी, 186 वायलेट होता ही नहीं, 186 वायलेट होता ही नहीं। लेकिन दिक्कत क्या है, क्योंकि वेस्ट बंगाल पॉलिसी के अकॉर्डिंग डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना इनको अलाउड नहीं था, तो इसलिए इनको, और वेस्ट बंगाल पॉलिसी की रिक्वायरमेंट ये थी कि उनकी खुद की ही कोई उन्हीं की स्टेट की बनी हुई कंपनी ही इन्वेस्ट कर सकती है। तो इनको एक नई सब्सिडी बनानी पड़ी डी, जो कि एक इन्वेस्टमेंट कंपनी थी, और उस इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू इन्होंने आगे इन्वेस्ट करवाया। तो ये लेयर 3 हो गई देखा जाए तो, लेयर 1, लेयर 2, लेयर 3। तो देखा जाए तो 2 से ज्यादा लेयर हो गई, लेकिन स्टिल ये अलाउड है एज पर एक्सेप्शन 2, और ये कोई वायलेशन नहीं है, क्योंकि हमने एक लॉ की रिक्वायरमेंट पूरी करी है। तो अब हमारे को जनरल रूल समझ आ गया कि जनरल रूल ये है कि हमारे को सेक्शन 2 क्लॉज 87 को ध्यान रखना है, और साथ में सेक्शन 186 को भी ध्यान रखना है।
तो हमें सब्सिडरी वाले सेक्शन को भी ध्यान रखना और इसको भी। और एक कंपनी की 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी भी नहीं हो सकती और एक कंपनी की 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट वाली लेयर भी नहीं हो सकती। वो तो हमने समझ लिया डिटेल में, लेकिन उसकी 2 एक्सेप्शन है जहां पे इन सेक्शन को फॉलो करने की जरूरत नहीं है। वो ये 2 एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन 1 कि अगर आप किसी ऐसी कंपनी को एक्वायर कर रहे हो जिसकी 2 से ज्यादा लेयर सब्सिडरी बनी हुई है या इन्वेस्टमेंट सब्सिडरी बनी हुई है एज पर लॉज ऑफ सच कंट्री, बाहर के लॉ के अकॉर्डिंग, और आपने सीधा उसी को एक्वायर कर लिया, तो आप ऐसा कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। एक्सेप्शन 1 है। दूसरी एक्सेप्शन है इंडिया के एंगल से कि अगर इंडिया में ही कोई ऐसा लॉ बन जाए जिनकी स्टेट की वजह से अलाउ किया जा रहा है आपको कि आप इस स्टेट में 2 से ज्यादा लेयर बना सकते हो, उनकी या आपको बनानी पड़ रही है किसी मजबूरी में 2 से ज्यादा लेयर, वरना आपका काम नहीं चलेगा, और आप उस स्टेट की रिक्वायरमेंट को पूरा करने के लिए वो काम कर रहे हो तो भी कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। एक्सेप्शन 2 हो गई, मैंने एग्जांपल भी समझा दिया। तो ये था सिंपल क्रक्स। अब इसके बाद ये बता रहा है देयरफॉर सेक्शन 186 रिस्ट्रिक्ट द कंपनी फ्रॉम मेकिंग इन्वेस्टमेंट थ्रू मोर देन 2 लेयर ऑफ इन्वेस्टमेंट कंपनी। तो ले देखिए कह रहा है 186 सिर्फ इतना बताता है कि एक कंपनी की 2 से ज्यादा इन्वेस्टमेंट सब्सिडरीज नहीं हो सकती, इन्वेस्टमेंट लेयर नहीं हो सकती, मगर आपको पता है 2 एक्सेप्शनल केसेस में हो सकती हैं। और इन्वेस्टमेंट कंपनी क्या होती है? जिसका मेन काम दूसरी कंपनी के शेयर डिबेंचर्स को एक्वायर करना है। ये भी मैंने आपको समझा दिया। बाकी डिटेल में इन्वेस्टमेंट कंपनी के आगे बारे में बात करेंगे। Therefore, investment through any company other than investment company is not covered under section 186(1). अच्छा, वो क्या कह रहा है? लेयर सिर्फ कब काउंट होगी? जब आप इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू लेयर बना रहे हो, तो लेयर आगे इन्वेस्टमेंट कंपनी के थ्रू आगे बढ़ रही है। अगर आप नॉर्मल कंपनी के थ्रू लेयर को आगे बढ़ा रहे हो तो वो काउंट नहीं होगी। तो वो जो मैंने तुम्हारे एग्जांपल देके समझाया था कि लेयर टूट जाएगी, ये वाला एग्जांपल कि भाई जैसे तुम्हारे को मैंने यहां समझाया था ये वाला, वैसे ऊपर भी वही समझाया था ये वाला कि लेयर टूट जाएगी, कि कहां गया ये वाला कि भाई आपने एक इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट मारा लेयर 1, दूसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी इन्वेस्ट मारा लेयर 2। अगर यही इन्वेस्टमेंट कंपनी किसी तीसरी इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारेगी तब लेयर कहलाएगी, लेकिन अगर किसी नॉर्मल कंपनी में इन्वेस्टमेंट मारेगी तो लेयर नहीं कहलाएगी। मैंने इस 186 के अकॉर्डिंग वो यही बता रहा है, कह रहा लेयर सिर्फ तब कहलाएगी जब इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मार रही है। ठीक है जी, तो यहां पे अब ये लेयर नहीं कहलाएगी। ये वाली बात हमारी 186(1) वाली। अच्छा, बच्चा बोलेगा सर ये पहली वाली कंपनी पे तो इन्वेस्टमेंट कंपनी नहीं थी, ये एनबीएफसी थी। यहां से तो चालू होगा, जहां से ओरिजिन स्टार्ट हो रहा है वहां तक तो भले ही ये स्टार्टिंग वाली कंपनी इन्वेस्टमेंट कंपनी हो या ना, उससे फर्क नहीं पड़ता, लेकिन उसके बाद ये लेयर बननी कब चालू होंगी? जब इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारोगे तभी लेयर कहलाएगी। तो इसमें इन्वेस्टमेंट कंपनी इस 186 के अकॉर्डिंग बात कर रहा हूं, सब्सिडरी वाले के अकॉर्डिंग बात नहीं कर रहा। सब्सिडरी वाले के अकॉर्डिंग तो आपने अगर मोर देन 50% इन्वेस्ट कर दिया तो भले वो इन्वेस्टमेंट कंपनी है या नहीं है, लेकिन वो आपकी सब्सिडरी बन गई तो लेयर 1 बन गई उसके अकॉर्डिंग। तो लेकिन इस सेक्शन के अकॉर्डिंग लेयर कब कहलाएगी? जब आप इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारोगे। तो यहां पे अपने इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारा लेयर 1, इन्वेस्टमेंट कंपनी ने आगे इन्वेस्ट मारा लेयर 2। अब ये आगे अगर इन्वेस्टमेंट कंपनी में इन्वेस्ट मारेगी तो लेयर 3 हो जाएगी, लेकिन वो अलाउड नहीं है, तो इसने नॉर्मल एनबीएफसी में इन्वेस्ट मारा, तो अब लेयर वाला कांसेप्ट यहीं टूट गया। अभी आगे इन्वेस्ट मारेगी तो फिर फ्रेश कैलकुलेशन चालू होगी, फिर अगेन लेयर 1 अगेन लेयर 2, ये मैं आपको समझा ही चुका हूं। इसी के साथ आपका 186(1) पूरा का पूरा खत्म हो गया। मैं जानता हूं ये टेक्निकल सेक्शन है, बहुत सारे बच्चों को एक ही बार में समझ आ गया होगा कि बहुत ज्यादा टाइम लगाया मैंने सिर्फ इतनी सी लाइन को कवर करने के लिए, पूरा 1.5-2 घंटे लगा दिए, पौने 2 घंटे सिर्फ इतनी सी चीज को समझाने के लिए। इसके बाद भी अगर किसी को कोई डाउट आ रहा हो तो वापस वीडियो को बैक करके सुन लेना। ठीक है जी, 186(1) तक ही रख रहे हैं। 186(2) को अगली क्लास से करवाऊंगा, आज के लेक्चर में रख रहे हैं वरना और बड़ा हो जाएगा। 186(2) से अगली क्लास में कराएंगे और अगली क्लास में 186(2) से लेकर 13 तक पूरा करा देंगे और खत्म हो जाएगा अगली क्लास में ये आपका पूरा का पूरा चैप्टर नहीं, ये सेक्शन 186 खत्म हो जाएगा अगली क्लास में। तो 186(1) पे आज मैंने बहुत टाइम लगाया, 186(2) से लेकर 13 तक अगली क्लास में करवाऊंगा।